एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एनीथिंग बिटवीन 12 मार्क्स टू 15 मार्क्स। सो 12 से 15 मार्क के इस चैप्टर में आपने एक्सपेक्ट क्या करना है। तो हर कंपनी में मैनेजर यही सोचता है कि कैसे मैं मेरे बंदे को एकदम झकास ट्रेनिंग दूं, झकास ट्रेन करूं ताकि वो झकास आउटपुट हमको दे सके। रिस्क है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। अगर हम अलग अलग प्लान्स बना रहे हैं तो इट इज प्लानिंग ओनली। मैनेजर इज सपोज टू गाइड, मेंटोर एंड मेक देम फील कि इट्स ओके, आप सीख सकते हो। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, so this is your mentor शीतल मैम and I today once again welcome you to one shot series। आज हम करने वाले हैं OCM का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें बच्चा, तो हमारे इस चैप्टर का टोटल वेटेज है अराउंड 12 to 15 मार्क्स। एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एनीथिंग बिटवीन 12 मार्क्स टू 15 मार्क्स। सो 12 से 15 मार्क के इस चैप्टर में आपने एक्सपेक्ट क्या करना है। सो इस चैप्टर में आपको एक लॉन्ग आंसर तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, मतलब 8 मार्क्स तो उसमें कंफर्म आपको मिल सकते हैं। मूविंग अहेड, 8 के बाद हम बात करते हैं अबाउट द स्मॉलर आंसर्स। तो आपको आ सकता है एक जस्टिफाई का क्वेश्चन, और आपको आ सकता है कोई भी आंसर इन शॉर्ट का क्वेश्चन विच कुड बी 4 मार्क्स तक का वेटेज। एंड इसी के साथ देयर इज वन डिस्टिंग्विश का श्योर शॉर्ट थिंग। सो this and this is a sure short thing, and this 4 mark का जो question है it could be objective 1 mark 2 mark whatever it is, but ये दोनों में से एक सवाल अगर आप अच्छे से कर लो तो actually you are scoring half of the weightage। so my dear students, 12 से 15 मार्क के चैप्टर को आप अपने कब्जे में करने के लिए अगर तैयार हो तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो लेट्स गो। And with that, I now bring to you the different functions, the total chapter का crux only। ये क्या है? So we are going to have planning, organizing, staffing, directing, coordinating, controlling, and the process of controlling in detail studied in today's one shot। Okay, so to begin with, क्या आपको याद है What are the different functions of management? अभी मैंने सारे के सारे functions आपको बोलकर, बताकर, दिखाकर आपको एक हिंट दी थी। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना जरूरी है बिकॉज ये इसी ऑर्डर में याद रखना है। So what are the various functions of management? We are having planning. After planning, the next one is organizing। हम इंक बदल लेते हैं। So we are having planning, then we have organizing, then we have staffing, then we have directing, then we have coordinating, and lastly controlling। So students, you have to remember that this is the order in which you will have to have your functions written down। आप ऑर्डर में कोई भी अफरा तफरी नहीं कर सकते हो। रीजन, जब भी हम फंक्शंस की बात करते हैं आप समझ लो दैट द फंक्शन स्टार्ट विद प्लानिंग ओनली। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी अगर काम होना है, कोई भी ऑब्जेक्टिव, कोई भी टारगेट, कुछ भी अचीव करने की बात चलती है, द वेरी फर्स्ट बोले तो द फोरमोस्ट बोले तो सबसे पहला कदम क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, ऑर्गेनाइजेशन विल स्टार्ट प्लानिंग, फॉलोड बाय विच देयर विल बी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, फिर आएगा स्टाफिंग का फंक्शन, डायरेक्टिंग का, कोऑर्डिनेटिंग का एंड कंट्रोलिंग का फंक्शन। एंड अगेन जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, कंट्रोलिंग फंक्शन में आता है कंट्रोलिंग की प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट, वो हम आराम से करेंगे। चलो, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज फंक्शंस फर्स्ट। एक एक फंक्शन को पहले हम ध्यान से समझेंगे। स्टार्ट में ही मैं आपको सारे फंक्शंस के बारे में बता दूंगी ताकि आपको पूरा चैप्टर खत्म होने तक ऐसा एक एक पत्ता नहीं खुलेगा। यू विल हैव एन आइडिया कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। सो जैसे मैंने आपको बोला था ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, उसी ऑर्डर में मैंने डेफिनेशंस या मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, उसी ऑर्डर में मैं आगे के फंक्शंस भी कवर करने वाली हूं।
सबसे पहला आता है प्लानिंग. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस. बेटा इसको नोट कर लो. व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस. प्लानिंग बोलता है कि हम एडवांस में ही डिसाइड करके रखेंगे कि हमने क्या करना है, हमें क्या, कैसे, कब करना है. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड who is supposed to do. So planning हमें सारे W and H टाइप के क्वेश्चंस जो हैं उनका जवाब देता है. Who is supposed to do, when are we supposed to do, इन सब सवालों के जवाब प्लानिंग में आएंगे. अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अगर हम घरेलू एग्जाम्पल लेंगे, अगर मुझे एक घर में एक कमरे में कोई फर्नीचर का रेनोवेशन करना है. ओके, सो मेरे दिमाग में है रेनोवेशन. सो द गोल, द ऑब्जेक्टिव, द टारगेट इज रेनोवेटिंग. रेनोवेशन का मतलब पता है ना, फर्नीचर चेंज करना, रूम के अंदर का टोटल इंटीरियर चेंज करना, इन शॉर्ट. ओके, सो मेरे दिमाग में आ गया है तो मुझे प्लान बनाना पड़ेगा. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस. ओके, रेनोवेशन मुझे करना है, ये तो मेरा गोल या मेरा टारगेट या मेरा ऑब्जेक्टिव है. अब आगे देखते हैं कि क्या कहा गया है. व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, रेनोवेशन मतलब क्या है, पेंटिंग, वॉलपेपर्स, फर्नीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हाउ टू डू, तो कुछ चीजों को मैं वैसे ही रखूंगी, कुछ चीजें शायद मैं नई खरीदूंगी, कुछ चीजों को शायद मैं रीपर्पस करने की कोशिश करूंगी. ओके, व्हेन टू डू, अभी फिलहाल तो मैं बच्चों के लेक्चर्स में बिजी हूं, तो मैं भी जब थोड़ा सा स्लैंग टाइम चलेगा, जब मेरे पास थोड़ा सा लेस लोड होगा तब करूंगी. सो एक टेंटेटिव वेकेशन टाइम मैंने पकड़ लिया. एंड हु इज टू डू, तो कौन कौन लगेगा. हु इज मतलब अब मेरे घर में मेरे रूम में हो रहा है तो मैं ही कर रही हूं, लेकिन हु इज टू डू का जवाब यहां पर इट्स नॉट शीतल मैम. द आंसर हियर विल बी, मुझे कारपेंटर लगेंगे, मुझे पेंटर लगेंगे, मुझे वॉलपेपर वाला लगेगा, मुझे इलेक्ट्रिशियन लगेगा, मुझे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो उस हिसाब से वो लोग लगेंगे. एंड दैट इज हाउ आई हैव प्लान्ड कि ओके इस बार वेकेशन में मुझे मेरे रूम में फलाना ढमकाना बिस्ताना करना है. आई हैव मेड अ प्लान. इट इज अ प्लान मतलब इट्स अ ब्लूप्रिंट. अभी तक कुछ भी किया गया नहीं है. फिर सवाल आता है नेक्स्ट फंक्शन को, ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस. अगेन इट इज नॉट वन टाइम एक्टिविटी, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ऑर्गेनाइजिंग इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग. डिफाइन करोगे, एलोकेट करोगे एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज. मतलब वी आर गोइंग टू सॉर्ट कि भाई क्या चीज कौन करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट करेगा. एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप्स अमंग देम. एंड अथॉरिटी रिलेशनशिप्स को डिफाइन करना है, मतलब कि कौन सा काम करने के लिए कौन सुपीरियर है और कौन उसका सबऑर्डिनेट है. रीजन, भाई सारा काम करते वक्त सब लोग उठ के इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते और सब लोग इंस्ट्रक्शंस लेकर सिर्फ काम करने की बात नहीं कर सकते. कोई तो होना चाहिए जो इंस्ट्रक्शंस देगा और कोई होना चाहिए इंस्ट्रक्शंस लेके काम करेगा. दैट इज एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप्स. तो ऑर्गेनाइजिंग क्या बोल रहा है, हम एक प्रोसेस को एस्टैब्लिश करेंगे जिसमें सीनियर कौन है और सबऑर्डिनेट कौन है ये डिफाइन कर दिया. उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट को ही हम उनका काम देने के बारे में सोच रहे हैं. वी आर ऑर्गेनाइजिंग, वी आर डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज. सो जैसे अगर मैंने मेरा एग्जाम्पल लिया तो आई वाज सेइंग कि हु इज सपोज टू डू में मुझे काफी सारे लोग लगने वाले हैं. कोई पेंटिंग का काम करेगा, कोई कारपेंट्री वर्क करेगा, कोई इलेक्ट्रिकल काम करेगा, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ. तो यहां पर आई एम ग्रुपिंग द एक्टिविटीज. ओके, सो टेबल है, कबर्ड है, वार्डरोब है, तो ये कारपेंटर का काम है. आई हैव ग्रुप्ड वन एक्टिविटी. बोर्ड्स है, इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स है, कनेक्शंस हैं, तो ये इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया, वो एक को दे दिया. वॉलपेपर, पेंटिंग एंड एवरीथिंग. ओके, तो जो बंदा वॉलपेपर के लिए आएगा वही पेंटर को लेके आ जाए, या जो पेंटर है वही वॉलपेपर वाले को लेकर आ जाए भाई. तो ये मैंने एक साथ एक ग्रुप कर दिया. सो ग्रुपिंग ऑफ द टास्क्स एंड
हु इज गोइंग टू रिपोर्ट टू हुम। तो यहां पर ये 3 लोग जो हैं या 4 लोग जो हैं ये मुझसे इंस्ट्रक्शंस लेंगे, सो आई विल बी इन द अथॉरिटेटिव पोजीशन, एंड वो लोग मेरे सबऑर्डिनेट्स रहेंगे। उनके हाथ के नीचे भी 4 या 5 लोग होंगे, वो तो उनका लुकआउट है, बट अथॉरिटेटिव एंड एग्जीक्यूटरी रिलेशनशिप भी हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर दिया। एंड दैट्स वेयर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो यहां पर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज में मैंने लोगों को भी ऑर्गेनाइज कर दिया है और चीजों का भी ऑर्गेनाइजिंग देख लिया है। अब बात करते हैं अबाउट स्टाफिंग। तो मेरे दिमाग में अभी तक क्या है, एक प्लान है और उस प्लान के हिसाब से मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया कि मुझे है ना मोटा मोटी ये 3 या 4 तरीके के काम करवाने के लिए ऐसे 3 या 4 किस्म के लोग लगेंगे। अब स्टाफिंग क्या बोलता है, दिस फंक्शन इज अबाउट रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कॉम्पेंसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर्स। तो पहले ना हम एग्जाम्पल में समझते हैं, उसके बाद आई विल टेक यू टू द ऑर्गेनाइजेशन लेवल का एग्जाम्पल। ओके, तो अपना एग्जाम्पल कंटिन्यू करते वक्त अगर मैं स्टाफिंग की बात करूं तो अब मुझे चेक करना है कि मुझे ये लोग ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं है। तो नहीं है या है, इसके बलबूते पर आई विल स्टाफ पीपल, या तो कहीं से रिक्रूट सिलेक्ट करके कि भाई मुझे कोई अच्छा पेंटर हो तो आप बता दो, भाई कोई अच्छा वॉलपेपर वाला हो तो बता दो, एक कोई अच्छा कारपेंटर हो तो प्लीज मुझे बता दो। आई एम लुकिंग आउट फॉर पीपल, आई एम गोइंग टू स्टाफ देम, आई एम गोइंग टू सिलेक्ट। रिक्रूटमेंट इज वेयर आई एम गोइंग टू टेल पीपल के आई नीड पीपल। रिक्रूटमेंट क्या होता है, जब हम मान लो न्यूज़पेपर में या सोशल साइट्स पर या कोई भी जॉब पोर्टल्स पर बता रहे हैं कि हमारी कंपनी में कोई वैकेंसी है। क्यों? बिकॉज स्टाफिंग में हम वेकेंट पोजीशंस को फिल करते हैं। तो अगर मेरी कंपनी में कोई जगह खाली है तो रिक्रूटमेंट में मैं क्या करने वाली हूं, दूसरों को बताऊंगी कि हमारे पास पोजीशंस एम्प्टी है, वेकेंट है, आप आके उसको फिल कर सकते हो, या किसी को जानते हो तो आप उनको बता दो। अब सिलेक्शन क्या बोलता है, भाई रिक्रूटमेंट फेज में जब मैंने लोगों को बताया तो अब लोग मेरे पास आकर अप्लाई करेंगे। कोई पर्सनली आकर रेज्यूमे देगा, कोई ईमेल करेगा, कोई पोस्ट करेगा, कोई ऑनलाइन ही अप्लाई करेगा। ऑल दीज एप्लीकेशन सारे के सारे तो जायज नहीं होंगे, सारे के सारे तो रेलेवेंट नहीं होंगे। तो रेलेवेंट कौन से हैं, इररेलेवेंट कौन से हैं, मुझे कौन से ठीक लग रहे हैं फॉर माय कंपनी, उसको सॉर्ट करके आई एम गोइंग टू सेंड इट अहेड फॉर सिलेक्शन। सिलेक्शन में ये देखा जाएगा कि इतने जो भी लोगों ने अप्लाई किया है उनमें से कितने एग्जैक्टली बैठ रहे हैं, क्योंकि कभी ऐसा होता है कोई ओवर क्वालिफाइड है, कोई अंडर क्वालिफाइड है, कोई ओवर एक्सपीरियंस्ड है, कोई अंडर एक्सपीरियंस्ड है। तो हम ज्यादा क्वालिफाइड या ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोगों को भी नहीं ले सकते, अंडर को भी नहीं ले सकते। कभी कभी किसी की डिग्रीज बहुत ज्यादा है लेकिन स्किल्स कम है, कभी किसी के पास डिग्रीज कम है लेकिन स्किल्स ज्यादा है। तो हमें एग्जैक्टली किस तरीके का बंदा चाहिए वो आता है रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन प्रोसेस में। अब सिलेक्शन होने के बाद आता है डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, कॉम्पेंसेशन का पार्ट, विच इज नथिंग बट कि आपने किसी बंदे को अगर हायर कर लिया है तो उसकी लाइफ की, जॉब की जर्नी आपके कंपनी के साथ जब तक है तब तक आपने उसे ट्रेन करना है, उसे गाइड करना है, उसे ग्रो करना है, उसे डेवलप करना है। कैसे करना है? टाइम एंड अगेन उन्हें फीडबैक दो, मोटिवेट करो, उन्हें अलग अलग किस्म की ट्रेनिंग्स दो जो उनके जॉब में उनके लिए फायदेमंद हो। अब उन्हें ट्रेनिंग क्यों देनी है? रीजन इज बिकॉज उनकी ट्रेनिंग की वजह से वो अगर अच्छा काम करना सीखेंगे तो उनका जो आउटपुट आने वाला है वो तो अपनी कंपनी का ही आउटपुट होगा। तो हर कंपनी में मैनेजर यही सोचता है कि कैसे मैं मेरे बंदे को एकदम झकास ट्रेनिंग दूं, झकास ट्रेन करूं ताकि वो झकास आउटपुट हमको दे सके। एंड इन सब के बदले में ऑफ कोर्स रोकड़ा तो बनता है। सो दिस एम्प्लॉय इज गोइंग टू एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन, कॉम्पेंसेशन तो वो मांगेगा, पगार पाने की बात तो होनी ही है। ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी इन द स्टाफिंग फंक्शन। जस्ट लाइक हमने एग्जाम्पल में देखा कि हम ये लोग ढूंढ रहे हैं। अब
ढूंढ रहे हैं, मिल गए, मिलने के बाद उनको हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्टिंग क्या है? गाइडेंस देना, इंस्पायर करना। जो भी सीनियर होगा, जो भी मैनेजर होगा, वो लीडरशिप रोल में होगा बच्चा। तो द गाइडेंस, इंस्पिरेशन, लीडरशिप ऑफ दोज मेन एंड वुमेन कॉन्स्टिट्यूट रियल केस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। मतलब जो भी मैनेजर है, उस मैनेजर का काम बनता है कि आप बंदों को गाइड करो, मोटिवेट करो, उन्हें आप सही दिशा दिखाओ, उन्हें आप सही तरीके से बताओ कि कोई काम कैसे करना है, उन्हें आप मेंटोर करो। सो लीडर बॉस की तरह ऐसे सिर्फ सही और गलत नहीं बोलने वाला इंसान है। वो इंसान ऐसा इंसान है हु इज गोइंग टू, और रादर अ गुड लीडर कैसा होना चाहिए? तो अ गुड लीडर शुड बी अ पर्सन जो गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा, सुपरवाइज करेगा, उनको सिखाएगा, उनको समझाएगा, उन्हें कभी भी डीमोटिवेट नहीं होने देगा, उन्हें हमेशा एनकरेज करेगा। एंड दैट इज वेयर वो अपनी टीम को बना रहा है। सो व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंसेस ना, आपको समझेगा कि डायरेक्टिंग में एक मैनेजर का रोल कितना कितना ह्यूमन फ्रेंडली होना चाहिए। ओके, अब डायरेक्शन हो गया। डायरेक्टिंग के बाद आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ सारे के सारे ग्रुप्स के एफर्ट्स। बट हम क्यों सारे ग्रुप के एफर्ट्स को एक साथ लाने की बात कर रहे हैं बच्चा? वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन विच इज हैविंग वन कॉमन गोल टू बी अचीव्ड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हम कुछ भी कर ले, लेकिन इस बात से हम पीछे नहीं हट सकते दैट द गोल, द एम, द टारगेट इज नथिंग एल्स बट द ऑर्गेनाइजेशंस गोल टू बी अचीव्ड। तो हमने प्लान बना लिया कंपनी के लिए, हमने उसके लिए रिसोर्सेज के बारे में भी प्लानिंग कर ली, अब हम स्टाफिंग के बारे में भी कर चुके हैं बात, हमने मैनेजर्स ने कैसे गाइड, मोटिवेट, डायरेक्ट करना है लोगों को ये भी जान समझ लिया। लेकिन द क्वेश्चन इज, ये सब चीजें सही प्लेट में गिरनी चाहिए, जिसके लिए लगेगा कोऑर्डिनेशन। बिकॉज हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड भी है एंड इंटरडिपेंडेंट भी है। एंड कोऑर्डिनेशन क्या करता है? इट इज अ बाइंडिंग लिंक। वो क्या करता है? एक कनेक्टिंग लिंक है इन सारे फंक्शंस के बीच में। सो कोऑर्डिनेशन फंक्शन का काम क्या है कि जो भी लोग काम कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, उन डिपार्टमेंट्स के सारे एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके, स्ट्रीमलाइन करके कंपनी के आउटपुट के लिए उसे पेश करना। अब सवाल उठता है, कोऑर्डिनेशन ने सब कुछ एफर्ट्स जो है, सारा आउटपुट जो है इंटीग्रेट कर लिया, तो कंट्रोलिंग क्या करेगा? कंट्रोलिंग ना सबसे पहले क्रॉस वेरीफाई करने जाएगा कि प्लानिंग भैया आपने डे 1 पर जो भी कुछ सोचा था, जो भी कुछ प्लान किया था, और जैसे भी कुछ सोचकर प्लान किया था, आप मुझे वो पहले बताओ। तो प्लानिंग भैया पूछेंगे, क्यों भाई, आपको क्यों जानना है? तो बोले मैं क्रॉस वेरीफाई करूंगा कि क्या ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में वैसे ही चीजों को ऑर्गेनाइज किया गया है या कम ज्यादा ऑर्गेनाइज किया गया है, क्या स्टाफिंग में उतने ही लोगों को वैसे ही लाया गया है या कम या ज्यादा लाया गया है, क्या उन्हें ट्रेनिंग दी गई है कि नहीं दी गई है, क्या उनका आउटपुट जैसे आना चाहिए था वैसे आया है कि नहीं आया है, डायरेक्टिंग में काम सही से हुआ है कि नहीं, कोऑर्डिनेशन के वक्त सारी चीजों का ध्यान दिया गया है कि नहीं। एंड दैट इज वेयर वी से कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स, जो इधर हम लोगों ने प्लान किए थे, एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स जो हैं उनके बीच में का ताल सही बैठा है कि नहीं बैठा है। सो आफ्टर चेकिंग एवरी फंक्शन का आउटपुट, कंट्रोलिंग फंक्शन चेक करता है जो एक्चुअल्स हम लोगों ने प्लान किए थे और जो हासिल हुआ है, क्या उसमें कोई गैप है, एंड उस गैप को मॉनिटर करके, उस गैप के ऊपर सॉल्यूशंस ढूंढ के और उन सॉल्यूशंस को फिर से इंप्लीमेंट करा के ये स्टेजेस के थ्रू रेक्टिफाई करेगा, करेक्टिव मेजर्स लेने का काम होगा इन द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग।
So my dear students, if you have to understand the functions of management, I say कि ये जो मैंने अभी तक आपको डिस्कस किया है, this was the gist of all the functions of management. अब हम इसके बाद हर एक फंक्शन को डिटेल में लेंगे, जैसे कि टू बिगिन विद द प्लानिंग फंक्शन. अब आपको मैंने डिटेल में एक आइडिया तो दे दी है कि हर एक फंक्शन कैसा है. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट फंक्शन, दैट इज प्लानिंग फंक्शन. प्लानिंग फंक्शन का मीनिंग क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट इट इज डिसाइडिंग. हम डिसाइड कर रहे हैं, एक्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक्शन नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ ब्लूप्रिंट बनाकर दिमाग में चल रहे हैं. किस चीज का? एडवांस में ही हमने सोचा है what is to be done, how it is to be done, when it is to be done, and who is going to do it, where it is nothing but the goal, the target, the objective. है ना? तो प्लानिंग सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती भाई, अपनी भी तो प्लानिंग है ना. अभी आप ये क्लास देखने के लिए बैठ गए हो, अब वन शॉट सीरीज आपको अटेंड करनी है, मतलब आपके दिमाग में ऑलरेडी ये है, आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दिस इन एडवांस कि आज I am going to sit and watch one short series of functions of management, and because I know एक लंबा चैप्टर है, मैं कम से कम अच्छा खासा टाइम निकाल कर बैठूं. ऐसा नहीं है कि 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे में भाग जाऊं. So you have decided in advance that you are going to sit for one short class, and one short class के लिए आपको अच्छा खासा टाइम निकाल कर ही बैठना है. It's deciding in advance. तो आपका गोल, आपका टारगेट, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को वन शॉट सीरीज के थ्रू मेरी क्लास अटेंड करना. ओके. ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू सेट द गोल्स, टू चूज द मीन्स टू अचीव दोज गोल्स. तो अब जब प्लान किया जाता है तो हम इस चीज का खास ध्यान रखते हैं कि हाउ इट इज टू बी डन. तो गोल तो हमने सेट कर लिया था, बट उस गोल को अचीव करने के लिए व्हाट आर द मीन्स, किस तरीके से. तो कोई भी काम करना है तो उसके लिए कोई जरिया तो लगेगा, देयर आर सम मीन्स रिक्वायर्ड. सो उन मीन्स की अगर हम बात करें तो इट्स अबाउट हैविंग रिसोर्सेज. तो हम रिसोर्सेज कौन से होंगे उसके बारे में भी सोचकर रखेंगे. सोचकर, हमने अभी तक रिसोर्सेज लाए नहीं है, हम सिर्फ सोच कर रखेंगे. देन व्हाट इज द एरिया ऑफ फंक्शन ऑफ प्लानिंग? तो प्लानिंग किधर फंक्शन आउट करता है? जब भी ऑब्जेक्टिव सेट करने की बात आती है, जब भी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी की बात आती है. सो एक अलग सेट ऑफ सीरीज हम प्लान करते हैं, एंड अगर ये नहीं चला तो देन अनदर सेट ऑफ सीरीज ऑफ एक्शन. वो अगर नहीं चला तो उसे हम बोलेंगे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी. तो ऑल्टरनेटिव्स हमको रेडी करके रखना होगा. जैसे सिंपल सी बात है, एग्जाम में जब आप जाते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, एग्जाम में अगर आप जा रहे हो तो एग्जाम में जाते वक्त आप अपने पाउच में सिर्फ एक पेन लेके तो नहीं जाओगे, आप कम से कम 2 से 3 पेन्स लेकर जाओगे. रीजन, बिकॉज यू आर आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स. भाई अगर एक पेन नहीं चला तो दूसरा पेन तो चल जाए, दूसरा भी नहीं चला तो तीसरा तो चले, किसी की रिफिल खत्म हो गई तो दूसरा तो काम करे. यू आर आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव्स एंड देन यू आर सिलेक्टिंग द बेस्ट प्लान. जब बेस्ट प्लान, डिसीजन मेकिंग की भी बात आती है, that is also nothing else but a part of planning process. So planning का area of function है कि objectives बनाने हैं, उन objectives के लिए plans बनाने हैं, और उन plans में भी alternatives बनाने हैं, and best वाले से ही शुरू करना है. So you are going to choose the best plan that you want to begin with. What are the various factors? तो भाई internal factors भी consider करने होते हैं, external factors भी consider करने होते हैं. अगर ऑर्गेनाइजेशन सेज कि हम हमारी कंपनी में एक प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं, बहुत बड़ा डिसीजन है, कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो इंटरनल फैक्टर्स इज मशीन्स है कि नहीं, एम्प्लॉयज है कि नहीं, वर्कर्स है कि नहीं, पैसा है कि नहीं. एक्सटर्नल फैक्टर क्या पूछता है? एक्सटर्नल फैक्टर बोलता है भाई आपने मार्केट सर्वे किया है कि नहीं, मार्केट में आपके प्रोडक्ट का फिजिबिलिटी स्टडी हुआ है कि नहीं, क्या आपका प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा, इसके बारे में आपको जानकारी है कि नहीं. इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों चीजों पर निर्भर करता है. मूविंग अहेड, ऑर्डर.
पहला है भाई, इसके पहले और इससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता। इट्स द फर्स्ट एंड द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस की सीरीज ही यहां से शुरू होती है। प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप। व्हाट आर द रिसोर्सेज नाउ दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट? तो जो भी इट इज डन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। जो भी प्लान बनेगा उस प्लान में सबसे पहली चीज तो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्लानिंग टीम होती है ना, वो ये सोचती है कि कैसे अवेलेबल रिसोर्सेज में हम काम करें। अब अवेलेबल रिसोर्सेज में काम अगर नहीं है होने वाला, तो देन हम कैसे कम से कम खर्चे में अपना काम करवाए। सो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट क्या है? अगर इंटरनल रिक्वायरमेंट या इंटरनल रिसोर्सेज जो उसके लिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं, या अवेलेबल है ऑलरेडी, बहुत अच्छी बात है। इफ नॉट देन देयर इज अनदर प्लान टू बी एग्जीक्यूटेड कि अब क्या करें और कैसे करें। बट प्राइमा फेसिया इनका ध्यान क्या होता है? जो भी अवेलेबल है उसमें पहले काम कैसे करवाएं। टॉकिंग अबाउट द नेचर, भाई सिर्फ इसका ही नहीं बट हर फंक्शन का नेचर है कि दे आर कंटिन्यूअस इन प्रोसेस एंड दे विल बी एग्जीक्यूटेड थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जब तक बिजनेस है तब तक मैनेजमेंट है, और जब तक मैनेजमेंट है तब तक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होंगे। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होंगे तो प्लानिंग के बगैर तो शुरू ही नहीं हो सकते। एंड हेंस इट इज अ कंटिन्यूअस एंड अ प्रोसेस व्हिच इज गोइंग टू गो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशंस लाइफ स्पैन। एंड लास्टली कौन सा लेवल है जो इस फंक्शन को एक्चुअली प्रैक्टिस करता है? सो अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में से प्लानिंग इज मेजरली टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम। सो जो भी टॉप अथॉरिटीज होते हैं वो प्लानिंग का काम करते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी विल मूव ऑन टू अंडरस्टैंड द वेरियस इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो मैंने क्या किया ना, आप लोगों के ईज के लिए सारे के सारे फंक्शंस को कुछ कैटेगरीज में बांटा है। जैसे अगर प्लानिंग की बात करूं तो प्लानिंग इज व्हाट? इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस। तो इट इज अ स्ट्रैटेजिक फंक्शन। हम स्ट्रैटेजी डिसाइड कर रहे हैं यहां पर। सो इट्स अ स्ट्रैटेजिक फंक्शन। फर्दर ऑन ये फंक्शन डिसीजंस एंड रिस्क्स के साथ घिरा हुआ है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, व्हाट टू डिसाइड एंड व्हाट आर द रिस्क्स। उसके आगे ये ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल की भी बात करता है एंड ये परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी की भी बात करता है। तो इन चार कैरेक्टरिस्टिक्स के नीचे हमने बचे हुए सारे इंपॉर्टेंसेस को डिवाइड किया हुआ है। लेट्स लर्न ईच ऑफ देम वन बाय वन। तो स्ट्रैटेजिक फाउंडेशन, जैसा मैंने आपको बोला, प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है, इट इज द फॉरमोस्ट फंक्शन। ऑल द अदर फंक्शंस फॉलो प्लानिंग फंक्शन। तो अगर सारे फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन ही प्लानिंग फंक्शन होने वाला है, तो भाई सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स वो तो प्लानिंग में ही होने वाला है। एंड इट इज हियर क्लियरली मेंशन्ड व्हाई इज प्लानिंग रिक्वायर्ड, बिकॉज प्लानिंग हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। इट्स गोइंग टू हेल्प द मैनेजर कि अंडरस्टैंड करो भाई तुम सबसे पहले हमको क्या चाहिए, आज हम मार्केट में किधर हैं, हमें कहां पहुंचना है। एंड प्लानिंग इज दैट फंक्शन विच गाइड्स in what sense? It guides the manager to understand where are we today, look out for a plan, and this plan will take us where we want to be tomorrow. तो प्लानिंग इज ऐसा एक फंक्शन है, प्लानिंग इज दैट काइंड ऑफ अ फंक्शन विच टेल्स यू and helps you to understand where are you today, and it guides you. It is going to provide path of action to where do you want to reach tomorrow. आप लोगों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो भाई हम कहते हैं कि हम पढ़ने लिखने बैठे हैं क्योंकि आज हमको आए थे 53 मार्क्स out of 80, but this is not what I want to be. आज 53 on 80 आया है, but what I want is 80 on 80. तो where am I today?
I have understood, I have set my clear goals. 53 to 80 is where I want to go. And planning क्या बोलता है? It is going to give path of action. It's going to direct you. It is going to tell you कि बेटा तो फिर है ना थोड़ा इंस्टा कम करो, दोस्तों के साथ घुमा घूमी कम करो, ज्यादा सेल्फ स्टडी पे टाइम दो. अच्छा, so that is where it is giving path of action, and that's how I will go from where I am today to where I want to be tomorrow. So planning sets clear objectives and it also provides path of action. Moving ahead, when we talk about planning, we understand कि अगर हमने proper planning की, अगर मैंने proper plan को follow किया, तो मेरे पास एफिशिएंसी आने ही वाली है. प्लानिंग में प्लान बना है, प्लान को अगर मैं फॉलो करूं तो उस प्लान में मैंने क्लियरली डिफाइन किया है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कौन करने वाला है. एंड जब इतनी सारी चीजों को मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है तो देन गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है. जब तक कोई एक्सटर्नल इवेंट नहीं हो जाता, जब तक कोई ऑब्स्टिकल नहीं आता, उसके लिए भी तो हमने प्लान करके रखा है, बट जब तक कोई ऑब्स्टिकल नहीं आता है तब तक मेरा जो भी स्मूथ वर्किंग स्टाइल है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए. और जब दिक्कत ही नहीं आ रही है तो भाई देयर इज क्लैरिटी, देयर इज एफिशिएंसी, और उस वजह से आई एम गोइंग टू रीच एंड अचीव माय टारगेट. सो प्लानिंग डेफिनेटली मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है. सो इज द केस इन द एम्प्लॉयज लाइफ. एम्प्लॉय के लिए मैनेजर ने ऑलरेडी एक रोड मैप बना के रखा है. भाई देखो आपने ऐसा करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है. तो जब एम्प्लॉय उस प्लान के हिसाब से काम करे, प्लान के हिसाब से अगर आउटपुट दे, इनपुट्स मैनेजर तो दे ही रहा है, तो देन दे आर रीचिंग वेयर दे वांट टू रीच. एंड मैनेजर टाइम एंड अगेन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से प्लान्स बदलेगा. हर टारगेट अचीव करने के बाद नया टारगेट आएगा, अगेन परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है बिकॉज आप ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा एफिशिएंट होते जा रहे हो. जस्ट लाइक योर एग्जाम्पल, 53 to 80 प्लान किया, गोल सेट किया, एक्शन डिसाइड किया. अब उस एक्शन को स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो आप 53 से हल्लू हल्लू बढ़ते 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 फाइनल्स में 80 तक डेफिनेटली पहुंचोगे. दैट्स where we say planning improves performance. Next is about planning leads to efficient working. भाई efficiency कब आएगी? जब वेस्टेज नहीं होने वाला है. अब वेस्टेज क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्लानिंग फेज में तो ऑलरेडी बता दिया ना, who is supposed to do what, how, when, कब, कहाँ, क्या, कितना, किसने, ये सब अगर पता है तो there is going to be no confusion, there is going to be clarity. वेस्टेज नहीं, ट्रांसपेरेंसी है, क्लैरिटी है, तो देन ऑटोमेटिकली वर्किंग इज गोइंग टू बी एफिशिएंट, आउटपुट इज गोइंग टू बी बेस्ट, क्योंकि रिसोर्सेज विच वी आर गोइंग टू यूज दे आर बीइंग यूज्ड इन द ऑप्टिमम वे. प्लान बनाया है तो व्हाट टू डू, हाउ मच टू डू, व्हेन टू डू, what type of resources to use, how am I going to get those resources, how much am I going to go, and इन सब में कुछ भी वेस्टेज नहीं होने वाला है, कोई भी बर्बादी नहीं होने वाली है, तो एफिशिएंसी बढ़ने ही वाली है. एंड जिधर एफिशिएंसी बढ़ रही है, वी आर सेइंग इट टॉक्स अबाउट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो मैनेजर ने ये काम जरूर करना है. क्या? कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उन्हें सिर्फ यूज नहीं करना है, उसे ये भी देखना है कि कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में हम इन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करें. बिकॉज प्लानिंग का एरिया ऑफ फंक्शनिंग में हम लोगों ने देखा था ना, दैट इट फंक्शंस टू एंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द बेस्ट वे. एंड रिसोर्सेज में हमने क्या देखा था कि द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल पहले उसी से बेस्ट काम कराने का प्लान करना चाहिए. And with this now we move to the next set, that is it minimizes the risk. देखो रिस्क तो फ्यूचर का है, अभी इस वक्त तो कोई रिस्क नहीं है, आएगा. अब आएगा बोले तो इट इज फॉर द फ्यूचर, but planning we know it is about deciding in advance. So if planning is all about deciding in advance, तो I also know कि all the risk, all the uncertainties, जो भी कुछ पॉसिबली नेगेटिव हो सकता है
उसके बारे में मैनेजर ने सोचा हुआ है. सो ऑल ऑफ देम आर फोरसीन एंड डिसीजंस आर टेकन अकॉर्डिंगली. इसीलिए तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी की बात करते हैं हम लोग. सो प्रिवेंटिव एक्शंस या मेजर्स आर कंसिडर्ड, जिसकी वजह से रिस्क कम कर सकते हैं. तो प्लान्स हमें रिस्क कम करने का भी एक अंडरस्टैंडिंग देकर समझ देते हैं. रिस्क है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं. अगर हम अलग अलग प्लान्स बना रहे हैं तो इट इज प्लानिंग ओनली, जहां पर उन ऑल्टरनेटिव्स को हम ध्यान से समझेंगे, मल्टीपल ऑप्शंस में से बेस्ट को चुनेंगे एंड बेस्ट चुनने के बाद उसको यूज करेंगे. दैट इज वेयर वी से कोई भी मैनेजर अगर प्लानिंग फंक्शन ढंग से कर रहा है तो वो रैशनली डिसीजन मेकिंग कर रहा है, क्योंकि उसने जो प्लान चूज किया है दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. एनालिसिस की हुई है उसने और उस एनालिसिस के बेसिस पर उसने चूज किया है कोई एक स्पेसिफिक एक्शन. सो रैशनल डिसीजंस आर मेड बाय द मैनेजर. नाउ टॉकिंग अबाउट सेटिंग बट स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. तो बेटा देखो, प्लानिंग में हमने हमारा गोल सेट कर लिया था. आपकी बात करते ना, आपने 80 on 80 लाने का प्लान कर लिया था. 80 on 80 चाहिए, माय गोल इज सेट 80. अगर 80 नहीं आ रहा है, हम लोगों ने टर्म्स में देख लिया 80 on 80 नहीं आ रहा है, तो देन व्हाट इज द मैटर. ये शॉर्टफॉल क्यों है? शॉर्टफॉल है तो उसमें जो भी गड़बड़ हो रही है उसको कंट्रोल करो. कंट्रोलिंग द थिंग्स दैट आर नॉट गोइंग एज पर द प्लान. दैट इज व्हाई वी से अगर हमने प्लान ही नहीं किया होता तो हमारे पास स्टैंडर्ड सेट नहीं होते. अगर स्टैंडर्ड सेट नहीं होते तो मुझे कैसे ही पता चलता कि जो मैं ला रही हूं एज मार्क्स वो सही है कि नहीं है. तो स्टैंडर्ड सेट किए हैं तब जाके मुझे पता चल रहा है कि देयर इज सम काइंड ऑफ शॉर्टफॉल, देयर इज सम काइंड ऑफ डिविएशन. और इस कमी को अब कैसे ओवरकम करें, व्हाट कुड बी द करेक्टिव मेजर्स, इसका प्लान करना पड़ेगा. अगेन उसका भी प्लान करना पड़ेगा. लाइक आई हैड टोल्ड यू, कंट्रोलिंग में करेक्टिव मेजर्स मिलने के बाद इट गोज बैक टू द प्लानिंग एंड इट स्टार्ट्स अगेन. Which is why I said all these functions are interconnected and वो continuously organization में चलते हैं. It facilitates coordination of all the activities. Plans जो होते हैं वो कंपनी के होते हैं. कंपनी के जो प्लान्स होते हैं उसमें कंपनी के लोगों को, कंपनी के डिपार्टमेंट्स को कंसिडर किया जाता है टू गेट द वर्क डन. तो सारे डिपार्टमेंट्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर रिलेटेड डिपार्टमेंट्स मतलब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है. प्लान बनाया है तो काम तो करना ही पड़ेगा. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट. तो जब इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का अचीव करना है तो सबको एक साथ काम करना है. एक साथ काम करना है तो प्लान के हिसाब से काम कर रहे हो आप कोऑर्डिनेटेड तरीके से. तो कोऑर्डिनेशन क्यों लाया? क्योंकि प्लानिंग हुई है उस हिसाब से. सो प्लानिंग फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन. And my dear students, with this we have completed planning and we now move to organizing. What is organizing? याद है मैंने आपको बोला था organizing के बारे में, कुछ याद है? Organizing का meaning क्या है? Organizing is identifying and bringing together all the required resources. अब ये resources की जब हम बात करेंगे ना तो these resources are not just physical resources in terms of money, machines or some other physically existing assets, but these are human resources also and other resources also. So लोगों की भी यहाँ पर एज अ रिसोर्स बात हो रही है, सामान की, चीजों की, मशीन्स की, पैसे की, सब की यहाँ पर एज अ रिसोर्स ही बात होगी. तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या देखते हैं? ऑर्गेनाइजिंग में हम देखते हैं कि सारे रिसोर्सेज को हमें एक साथ लाना है और एक साथ लाने के लिए पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रिसोर्सेज लगने वाले हैं. ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज. यस, हमने हमारे मेरे वाले एग्जाम्पल में देखा था जहां मैं मेरे रूम को रेनोवेट कर रही थी कि आई नीड, बट व्हाट, आई
need someone who is going to do the furniture work. तो फर्नीचर वर्क बोलेगा तो मुझे कारपेंटर लगेगा. ओके, समवन हु इज गोइंग टू डू द वॉल एंड द अदर वर्क, तो उसके लिए मुझे कोई पेंटर लगेगा, उसके लिए मुझे कोई वॉलपेपर वाला लगने वाला है. ओके, so now I am going to group the activities together. I am going to assign the work, establish the authority and subordinate relationship. Moving ahead, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स को कंसिडर यहां पर भी किया जाएगा. कैसे? तो भाई जो चीजें ऑलरेडी घर में पड़ी हुई हैं, जो सामान ऑलरेडी मैं रीयूज कर सकती हूं, तो वो यूज किया जाएगा. अगर नहीं यूज कर सकती या है ही नहीं तो वो बाहर से आएगा. तो बाहर से आने के लिए आई विल ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल फैक्टर्स, द मार्केट सिनेरियो, माई फाइनेंशियल कंडीशन, ऑल ऑफ दीज टुगेदर आर गोइंग टू इम्पैक्ट. मान लो बाहर दुकान ही खुली नहीं है तो क्या करें, एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट कर रहा है मेरा काम. मान लो कि घर में कोई सामान है ही नहीं, अब लाने के लिए बाहर जाने की जरूरत पड़ी ना, तो इंटरनल फैक्टर इज अफेक्टिंग माय वर्क. कोई चीज चालू थी लेकिन आज वो चालू है ही नहीं, वो सॉकेट काम कर ही नहीं रहा है, वो वायर काम ही नहीं कर रही. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर व्हाट, एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसकी वजह से काम होगा या नहीं होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेस. Then talking about the basis on which it is going to be executed. तो बेटा प्लानिंग के भरोसे ऑर्गेनाइजिंग चलती है. ऑर्गेनाइजिंग को अगर मुझे प्रैक्टिस करना है तो मैं किस लिए रिसोर्सेज ला रही हूँ, मैं किस लिए कारपेंटर ढूंढ रही हूँ, मैं किस लिए पेंटर ढूंढ रही हूँ. अरे मैम आप भूल गए, आपने प्लान किया था कि आप छुट्टियों में रूम की मरम्मत करने वाले हो. ओ यस, सो ऑल माय ऑर्गेनाइजिंग विल डिपेंड अपॉन द प्लानिंग. फर्दर ऑन, ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज. अभी ऑर्गेनाइजिंग में ना ये 5 M's आते हैं. व्हाट आर दीज 5 M's? दीज 5 M's आर men, money, material, machines and methods. The 5 M's are to be arranged in a systematic manner. They should be arranged in a way that जब जहां जिसकी जितनी जैसे जरूरत पड़े तब वो अवेलेबल हो. Further on, it takes place till the time. याद रखो, till the time all the resources are collected and arranged. तो ऑर्गेनाइजिंग कब तक चलने वाली है? जब तक जितना सामान चाहिए था, जितने लोग चाहिए थे, उतने लोग उतना सामान आकर उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है. एक बार सही तरीके से यूज हो गया सामान, एक बार लोगों को उनका काम बता दिया गया, सो द रिसोर्सेज आर ऑर्गेनाइज्ड. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन खत्म फॉर दैट प्रोसेस. अगली बार वापस आएगा. नेक्स्ट, कौन देखता है ऑर्गेनाइजिंग को? तो टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद और इज कंसर्न्ड विद रिसोर्स ऑर्गेनाइजिंग. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट हु इज इन कंट्रोल ऑफ इट, तो बेटा इट इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. सो with this now we move to the importance of organizing. again सेम पैटर्न है, तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हेल्प करेगा. तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन दोनों काम करता है ऑर्गेनाइजिंग. कैसे भला? तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या है? जहां पर ग्रुपिंग आएगी ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एंड असाइनिंग द टास्क्स. तो यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहा है मेरा मैनेजर, जो रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कि भाई उसने सारा काम क्या किया है? ऑर्गेनाइज किया है. तो मतलब उसने क्या किया है? सेम सिमिलर काम करने की ग्रुपिंग कर ली एंड उसमें उसने किसने क्या कैसे काम करना है उस चीज के लिए टास्क भी असाइन कर दिए. एंड अब सिर्फ असाइन करके रुक नहीं गया मेरा मैनेजर, अब वो काम करवा कर भी ले रहा है. प्रोसेसिंग इज ऑल्सो डन अकॉर्डिंग टू द प्लान. तो
एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी कर लिया है एंड ऑपरेशंस का काम भी कर लिया है। अब ये दोनों काम जब करेंगे भाई तो हमारी ग्रुपिंग की वजह से देयर इज गोइंग टू बी रिजल्ट। रिजल्ट कैसा होगा भाई, कोई नुकसान नहीं होने वाला है, कोई वेस्टेज नहीं होने वाला है, हमारा आउटपुट इज गोइंग टू बी एज पर द प्लान। एटलीस्ट रिसोर्सेज हमने अरेंज करने तक तो हमारा यही कहना है। फर्दर ऑन हमने ग्रुप भी बना लिए हैं, हमने सीनियर जूनियर कौन है ये भी बता दिया है, हमने किसका क्या काम है हमने ये भी बता दिया है। तो जब इतनी क्लैरिटी हमने दी है तो ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव काम तो बहुत ही उम्दा होना चाहिए इफ यू फॉलो द instructions. It helps in effective administration on the same lines by organization में अगर मैंने ग्रुपिंग कर ली है मतलब देर इज अ स्ट्रक्चर विच इज बीन मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक हायरार्की है, कौन क्या करेगा इसका डेफिनेशन है। नाउ व्हेंस दैट इज डिफाइंड तो सही इंसान को सही काम करने के लिए हमने लगा दिया है एंड दैट्स वेयर इफेक्टिवनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज विजिबल। कोई भी अफरा तफरी नहीं बचने वाली है। डिपार्टमेंट्स, रोल्स, पोजीशंस, पोस्ट्स, टास्क, किसने क्या करना है ये सब हमने ऑर्गेनाइज कर दिया है। मूविंग अहेड, अरे 1 सेकेंड, टॉकिंग अबाउट ब्रिंगिंग इन स्पेशलाइजेशन। तो बेटा कब से मैं आपसे जब कह रही हूं कि हमने ग्रुपिंग ऑफ टास्क कर ली है या हमने काम बांट दिया है, हमने टास्क असाइन कर दी है, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट नथिंग बट डिविजन ऑफ वर्क ना। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने ये सीखा हुआ है, एज सून एज वर्क इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटीज, जैसे ही काम लोगों के हुनर के हिसाब से बंटता है स्पेशलाइजेशन ऑटोमेटिकली पिक्चर में आएगा। सेम थिंग इज हैपनिंग अंडर ऑर्गेनाइजिंग। वर्क इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द स्किल्स, द कैपेबिलिटीज ऑफ द पीपल एंड इट इज असाइंड, तो देन स्पेशलाइजेशन तो आनी ही है। अब स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क का ही दूसरा दोनों पॉइंट्स के साथ कनेक्शन देखो कि हमने बेस्ड ऑन उनका जो भी कुछ पास्ट का एक्सपीरियंस है, उनका जो भी कुछ क्वालिफिकेशंस या स्किल्स है उसके बेसिस पर उन्हें काम दिया हुआ है, तो इट इज डिफाइनिंग द जॉब्स प्रॉपरली। तो रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करते वक्त जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग में हमने प्रॉपर जॉब्स दिए हैं, सोच समझकर हमने लोगों को काम दिया हुआ है, जिसका जो काम बन सकता है उसी को वो काम दिया हुआ है। एंड वो काम देने के साथ साथ में हमने किसको किसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, किसको किससे ऑर्डर्स लेने हैं, किसने किसको रिपोर्ट करना है, रिपोर्टिंग मैनेजर और रिपोर्टी सबऑर्डिनेट, इनका भी हमने क्लैरिटी दे दिया है। अगेन इट इज बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ओनली। सो ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, ऑर्गेनाइजिंग सीनियर जूनियर के बारे में क्लैरिटी दे देता है, तुम्हारा काम क्या है ये तुम्हें बता देता है, और तुम वही काम जब कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली स्पेशलाइजेशन भी आ रही है। और इन तीनों की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में वर्कफोर्स जो है वो क्या हो रहा है, ऑप्टिमाइज हो रहा है। अहेड इफ वी गो वी सी कि ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन को अगर ढंग से ऑर्गेनाइजिंग में हमने यूज किया तो हमारी जो कंपनी है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर लोगों के बीच में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश होगा। अब ये तो बहुत सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर एक्सपेक्टेशन सेट है, रोल्स की क्लैरिटी है, तो आप मेरे काम में टांग नहीं अड़ाओगे, मैं आपके काम में टांग नहीं अड़ाऊंगी। वी आर गोइंग टू वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड पैटर्न। और जब आप अपना काम कर रहे हो, मैं मेरा काम कर रही हूँ, इंटर रिलेटेड डिपार्टमेंट सब अपना अपना काम करके जब सारा काम हम लोग एक साथ एकजुट होकर कर रहे हैं, तो देयर इज गोइंग टू बी नो फियर ऑफ लूजिंग अ जॉब। सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय सिक्योर नहीं फील करेगा उसकी जॉब को लेकर तो वो काम भी बराबर से नहीं करेगा। सो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रिंगिंग इन सिक्योरिटी एंड कोऑर्डिनेशन। वो आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द ग्रोथ एंड रिसोर्स यूजेज।
इट इज हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। कैसे? तो भाई कब से हम बात कर रहे हैं, वेस्टेज नहीं करना है, लोगों की क्लैरिटीज हम लोगों ने बात कर ली, जॉब स्पेशलाइजेशन हम लोगों ने बात कर ली, ऑप्टिमम इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज की हमने बात कर ली। तो जब इतना सब कुछ हो रहा है तो भाई कंपनी में डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी स्कोप फॉर ग्रोथ, स्कोप फॉर डाइवर्सिफिकेशन, बिकॉज अब हमें पता चल रहा है कि हमारा स्कोप कितना है, हम में कितना टैलेंट भरा है, हमारे पास किस टाइप के रिसोर्सेज है, कितने तरीके के लोग हैं, क्या क्या टैलेंट है। टैलेंट से याद आया, अगर टैलेंट है तो इनोवेटिव भी तो है, तो इनोवेशन का भी स्कोप आ जाता है। इनोवेशन का स्कोप अगर है तो उनके इनोवेटिव आइडियाज जो है, उन आइडियाज को अगर यूटिलाइज किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में, तो भी ग्रोथ, तो भी डाइवर्सिफिकेशन जरूर आएगी। एंड दैट इज वेयर वी से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होने की जरूरत है। कोई भी एम्प्लॉय को आपने काम दिया, वो बंदा काम कर रहा है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी है, बट उसमें अगर टैलेंट है, अगर वो इनोवेटिव है, तो भाई यूज दैट, ऑप्टिमम यूटिलाइज करो उस बंदे के टैलेंट को जो आपकी कंपनी को ग्रो करने में मदद करने वाला है। And then with this we move to the third function। कब से हम बंदा, एम्प्लॉय, मैनेजर इनकी बात कर रहे हैं। तो ये सब लोग कंपनी में आते कैसे हैं? तो भाई दे कम बाय द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग इज सबसे पहले तो लोगों को बताओ। कैसे बताओ? बाय द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, लेटिंग द पीपल नो कि हमारी कंपनी में कोई जॉब ओपनिंग है, कोई पोजीशन वेकेंट है, जिसके बेसिस पर हम आपको बता रहे हैं अगर आप में ये क्वालिटीज हैं, अगर आपके पास ऐसे 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 एक्सपीरियंसेस एंड क्वालिफिकेशंस हैं, तो आप अप्लाई करो। जब लोग अप्लाई करेंगे तो आप उनके एप्लीकेशंस को सॉर्ट करोगे, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, वैलिड, इनवैलिड, ये टाइप का बंदा चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो फिर ऐसे एप्लीकेशंस को आप सिलेक्शन टीम के पास आगे भेजोगे। सिलेक्शन टीम विल देन इवैल्यूएट, उनका पूरा इंटरव्यू का जो भी प्रोसेस है वो लंबा प्रोसेस खत्म करके फाइनल कैंडिडेट को कंपनी में ले लेंगे। लेने के बाद ट्रेनिंग देने की जरूरत है, उनकी डेवलपमेंट की जरूरत है। एंड व्हाइल ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग, स्टाफिंग फंक्शन ये भी देखता है कि लोगों को आप ट्रेन तो करो, ग्रूम तो करो, लेकिन जो भी वो कर रहे हैं उसके लिए आप उन्हें कॉम्पनसेट भी करो। टाइम एंड अगेन ये कॉम्पेंसेशन वाला मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयज के लिए। सैलरी, पर्क्स, इंसेंटिव्स, बोनसेस, ये बहुत मायने रखता है, एंड ऑल ऑफ दैट इज अंडर द स्टाफिंग। ओके, स्टाफिंग फंक्शन में हमको ये समझ में आ गया कि लोगों को कंपनी के अंदर कैसे लाना है, अंदर लाने के बाद उन्हें कंपनी में क्या और कैसे ग्रूम करना है। ओके, बट सिर्फ लाना और ग्रूम करना है तो मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि राइट पर्सन, राइट पोजीशन, right time। staffing is placing the right person for the right job at the right time। so right person at the right place for the right kind of job at the right time is the objective of staffing। अगेन फंक्शनल एरियाज, वही सारे फंक्शनल एरियाज है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। देन व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट स्टाफिंग? तो मेजरली स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसको इंटरनल फैक्टर्स से ही असर होता है। इंटरनली जो भी कुछ हो रहा है उसी के बेसिस पर लोगों को लाना है, नहीं बिकॉज अंदर जो कंपनी के काम कर रहा है वो जब कंपनी छोड़कर जाएगा या उसका ट्रांसफर आएगा या उसका प्रमोशन होगा तो जाके वो जगह खाली होगी ना। एक्सटर्नल इज नॉट बट इंटरनल इज व्हाट स्टाफिंग डिपेंड्स अपॉन। फर्दर ऑन इट फॉलोज ऑर्गेनाइजिंग। क्यों ऑर्गेनाइजिंग? तो बेटा रिमेंबर, प्लानिंग में ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को हेल्प किया। अब ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को पता चला था कि किस टाइप के रिसोर्सेज लगने वाले हैं, जिनमें से एक टाइप था ह्यूमन रिसोर्स। एंड इन ह्यूमन रिसोर्स के टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजिंग फेज से, ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन से ही स्टाफिंग फंक्शन तक पहुंचे हैं। सो ऑर्गेनाइजिंग इज गोइंग टू हेल्प, कितने टाइप के, कौन से लेवल के, कितने एम्प्लॉयज चाहिए, कितने मैनेजर्स चाहिए, कितने एग्जीक्यूटिव्स चाहिए, आईटी के कितने बंदे चाहिए, मार्केटिंग के कितने बंदे चाहिए, दीज आर ऑल रिसोर्सेज। एंड ये
कौन से डिपार्टमेंट के कितने लोग चाहिए, ये रिसोर्सेज का एनालिसिस कर लिया था हमने ऑर्गेनाइजिंग में, तो ऑर्गेनाइजिंग से ही स्टाफिंग को पता चला है। Moving ahead, staffing, it is related and it is specifically dealing with human resources. किन रिसोर्सेज की बात करते हैं स्टाफिंग में? ओनली एंड ओनली एंड ओनली ह्यूमन रिसोर्स। फर्दर ऑन अगेन, जैसे मैंने बताया था, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो फुल टाइम चलते रहेगा, एंड मिडिल लेवल इज गोइंग टू हैंडल रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, टॉप लेवल इज गोइंग टू हैंडल प्रमोशंस एंड कॉम्पेंसेशंस। सो मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल का मिलता जुलता काम है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफिंग करना। कूल इनफ? नाउ लेट्स मूव टू द इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस में भी बच्चा यहां पर याद रखो, ऑल दिस इज गोइंग टू बी ऑल अराउंड ह्यूमन रिसोर्स ओनली। टू बिगिन विद, लेट्स टॉक अबाउट इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। स्टाफिंग में जो भी मेरा मैनेजर है उसे हम कहते हैं एचआर मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। मेरे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का इफेक्टिवनेस दिखने वाला है भाई सारे के सारे फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, इन सब फंक्शंस को करने के लिए लोग चाहिए, और ये लोग ही स्टाफिंग फंक्शन से कंपनी में आने वाले हैं। सो ऑल द अदर फंक्शंस का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कि मेरे एचआर वाले मैनेजर ने कैसे लोगों को कंपनी में लाया है। अगर एचआर मैनेजर ने सिलेक्शन के टाइम पर एकदम अव्वल दर्जे के मैनेजरियल लोगों को लाया है, तो माय प्लानिंग इज गोइंग टू बी ऑसम, माय ऑर्गेनाइजिंग इज गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात करो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करो, पैसे बचाने की बात करो, गोल्स अचीव करने की बात करो, और बड़ा एम करने की बात करो, भाई मेरे सारे के सारे बंदे अव्वल है ना, बिकॉज माय एचआर मैनेजर इज एकदम सुपर बंदा। That's how we say सारे के सारे functions depend upon the staff which is hired, and वो depend करता है how effectively HR manager has functioned. Further on, आपको ये भी समझने की जरूरत है कि यहाँ पर जब हम किस टाइप के लोग बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कि जो स्टाफ, जो कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स कंपनी में आ रहा है, उस कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स का बेटर फंक्शनिंग ही कंपनी में एफिशिएंसी लाएगी। एंड एफिशिएंसी इंप्रूव होने के लिए ऑफ कोर्स वी हैव डायरेक्शंस गिवन, ट्रेनिंग्स गिवन, टाइम एंड अगेन दे विल बी शेयर्ड विद देयर इनपुट्स कि आप कैसे फंक्शन कर रहे हो, आपको क्या करने की जरूरत है, कैसे सुधरने की जरूरत है। ऑल ऑफ दिस इज ओके, बट इंपॉर्टेंट इज कि ये स्टाफ कैसा आया है एंड इसे कैसे ट्रेनिंग मिली है, उसके बेसिस पर इंप्रूव होगी इनकी एफिशिएंसी। सो ऑल ऑफ दिस बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द एचआर मैनेजर, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अगर आता है तो वो राइट काइंड ऑफ एम्प्लॉय होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है। एंड ये राइट काइंड क्यों होना चाहिए? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन, सारे दूसरे फंक्शंस आर डिपेंडेंट अपॉन द एम्प्लॉयज। सिमिलरली ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, ये एम्प्लॉयज अगर बेस्टम बेस्ट हैं तो ये कंपनी को बहुत आगे लेकर जाने वाले हैं, एंड बहुत आगे लेकर जाने वाले एम्प्लॉयज को हम कहते हैं असेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इन असेट्स के साथ जुड़ा हुआ रहना, या ये असेट्स हमारी कंपनी के साथ लंबे अरसे तक जुड़ा हुआ रहना will result in company running for a longer period of time. अगर अच्छे लोग, क्वालिफाइड लोग, एक्सपीरियंस्ड लोग, वेल ट्रेन्ड लोग कंपनी में लंबे अरसे तक टिके हुए रहेंगे तो मेरी कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ कंफर्म है। बट अगर वो लोग कंपनी छोड़ के जाएंगे, दूसरी कंपनीज का हिस्सा बनेंगे, तो मेरी कंपनी सिर्फ और सिर्फ नौसिखिए लोगों को लेकर उन्हें ट्रेन करके उनको जाते हुए देखेगी, तो मेरी कंपनी तो कभी बढ़ ही नहीं पाएगी। सो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इन असेट्स को संभाल कर रखो। मूविंग अहेड, रिसोर्स मैनेजमेंट, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। भाई सिलेक्ट कर लिया, ट्रेनिंग डेवलपमेंट हो गई उनकी, आप उनको अच्छी पे पैकेज भी दे दी आपने, उनको ग्रोथ भी दे दी, जॉब सिक्योरिटी भी उनको दे दी, तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर कीपिंग देम
हैप्पी, और जहां पर लोग हैप्पी है यू आर एक्चुअली इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग देयर टैलेंट, क्योंकि वो खुश है तो परफॉर्म करेंगे तो कंपनी के लिए उनका आउटपुट अच्छा होगा एंड कंपनी की ग्रोथ भी होगी. सो when we are talking about staffing, you have to understand that HR manager must ensure that the employees are happy. Happy employees हैं, effective utilization है on the basis of personal aspect, but also there is a technical know-how required. अब टेक्निकल नॉलेज अगर ट्रेनिंग दे रहे हो, स्किल्स की डेवलपमेंट करवा रहे हो, तो देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट विल रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्पिटिटिव वर्कफोर्स. मेरी कंपनी के एम्प्लॉइज ना ही सिर्फ एक्सपीरियंस्ड है बट उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता है, उनके स्किल्स भी लेटेस्ट डेवलप्ड है, तो क्या होने वाला है, कंपटीशन में माय कंपनी इज गोइंग टू बी बेटर परफॉर्मिंग देन दी other organizations. So it's a benefit. So staffing function helps in effective utilization. Further on, human resource है ना, लोग है ना, तो then there should be peace, there should be harmony, job satisfaction है, clear idea है कि कौन क्या करने वाला है, कैसा करने वाला है, तो job security already आने वाली है. job satisfaction तो हमने पिछली वाली स्लाइड पर देख ही लिया था. तो मैं कंपनी में स्टाफिंग के लिए जो एचआर टीम है, वो एचआर टीम सारे एम्प्लॉयज को खुश रख रही है, जॉब सेटिस्फैक्शन दे रही है, लोगों के बीच में कोई मनमुटाव नहीं है. अगर कोई गड़बड़ हो भी जाती है तो देन एचआर इज रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत अच्छे से, तो इन सब चीजों का असर पहुंच जाएगा टीम बिल्डिंग पे. देयर इज गोइंग टू बी कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल. सो इट बिल्ड्स हेल्दी रिलेशनशिप, बेटर कम्युनिकेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन किसका काम है, एचआर मैनेजर का. अब बेटर कॉर्डियल हेल्दी रिलेशनशिप्स मेंटेन होने की वजह से देयर इज गोइंग टू बी पीस एंड हार्मनी. देखो बेटा ये ना इंटरकनेक्टेड है. मैं खुश हूं तो मैं सीधे मुंह बात करूंगी, और मैं सीधे मुंह बात करूंगी तो आपका मूड खराब नहीं होगा, तो आप भी खुश हो जाओगे. अब आप खुश हो तो आप भी अच्छे से बात करो, इसके लिए अब मेरा मूड भी खराब नहीं होने वाला. एंड देन वी आर गोइंग टू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. जिधर इसके बीच में किधर ब्रेक आया, जिधर इसके बीच में कोई गड़बड़ हुई, उधर एक की वजह से दूसरा भी मूड ऑफ करके बैठ सकता है. सो दे आर ऑल कनेक्टेड. मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट पीपल डेवलपमेंट एस्पेक्ट. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात चल रही है. स्टाफिंग फंक्शन है, लोगों को कंपनी में लाया गया है, कंपनी में वो आए हैं 1 साल या 10 साल या 5 साल या 25 साल पहले, लेकिन टाइम सेम नहीं है. टाइम एंड अगेन हमें मार्केट के हिसाब से अपडेटेड रहना है. तो जैसे चीज़ों को, दीवारों को, मशीन्स को बदला जाता है, चेंज किया जाता है, वैसे ही लोगों को ट्रेन, गाइड, डेवलप करना जरूरी है. फर्दर ऑन, इसेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ कैसे हो रहा है भाई, ये जो लोग हैं ये लोग कंपनी में दूसरे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं. आप एज एन एचआर मैनेजर इनको पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, बढ़िया बना रहे हो. क्यों? बिकॉज यही लोग बढ़िया बनने के बाद दूसरे फंक्शंस करने वाले हैं. जहां ये लोग दूसरा फंक्शंस कर रहे हैं वहीं पर तो आप अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो ना, क्योंकि हर उस जगह पर जहां आपके ट्रेन किए हुए एम्प्लॉयज काम करने वाले हैं, वर्कफोर्स क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा. एंड ये कहां से आ रहा है, ये कंट्रीब्यूशन स्टाफिंग फंक्शन से ही आ रहा है. एंड विद दिस वी मूव टू द डायरेक्टिंग फंक्शन. अब डायरेक्टिंग, गिविंग डायरेक्शन, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, डायरेक्टर ही बोलता है ना, वैसे ही बच्चा यहां पर भी समझो. प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, कौन इंस्ट्रक्ट कर रहा है, मैनेजर इंस्ट्रक्ट कर रहा है, मैनेजर गाइड कर रहा है, लोगों को बता रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, जरूरत पड़ने पर उन्हें इंस्पायर भी कर रहा है, एनकरेज भी कर रहा है, मोटिवेशन भी दे रहा है. एंड जरूरत पड़ने पर नहीं लेकिन हमेशा ही उन्हें सुपरवाइज भी करेगा. क्यों? बिकॉज एक डायरेक्टिंग फंक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी मैनेजर है वो अपने दिमाग में एक चीज की गांठ बांध ले,
भाई यू आर गाइडिंग पीपल, सुपरवाइजिंग देम, मेंटोरिंग देम, जो भी है, गाइड कर रहे हो, उन्हें मोटिवेट कर रहे हो, उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उन्हें ऑर्डर्स दे रहे हो, जैसा भी और जो भी कर रहे हो, इट इज बिकॉज यू आर अचीविंग प्री डिटरमाइंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्री डिटरमाइंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये प्री डिटरमाइंड गोल्स, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट्स में बताओ, प्री डिटरमाइंड गोल्स ये प्री डिटरमाइन किसने किए? कौन से फंक्शन में हमने इसको प्री डिटरमाइन पहले से ही डिसाइड करके रखा था? किस फंक्शन ने बता दिया भाई कि आप लोगों को डायरेक्ट करो, बेसिस ऑफ विच हम हमारा गोल अचीव करेंगे? बताओ बताओ। नाउ द ऑब्जेक्टिव हियर इज टू डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट्स टू गेट थिंग्स डन इन द राइट मैनर, सही तरीके से काम करवा कर उनसे लेना है। इट इंक्लूड्स व्हाट? अगेन इंस्ट्रक्ट करो उनको, गाइड करो, मोटिवेट, इंस्पायर, कम्युनिकेट करो, एंड ये इनको 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 मतलब किसको? सारे के सारे ह्यूमन रिसोर्सेज को यू आर गोइंग टू डायरेक्ट द ह्यूमन रिसोर्सेज, वेयर ह्यूमन रिसोर्स को डायरेक्ट करने वाला, जो डायरेक्शन देने वाला बंदा होता है, ही इज सपोज टू गेट द वर्क डन फ्रॉम दीज पीपल। ओके, अब डायरेक्टिंग इज कंसर्न्ड डायरेक्टली with internal factors, क्योंकि लोगों से काम करवा कर लेने वाला है ना। अब लोगों से काम करवा कर लेना है मतलब ह्यूमन रिसोर्स इंटरनली ओनली, ये बंदा बाहर के लोगों से बात नहीं करने वाला है। he is going to guide, instruct, motivate or inspire the people who are inside the organization, so internal factors, and it follows organizing also and staffing also। instructions देने के पहले कौन से functions के ऊपर ध्यान देगा? तो भाई ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एंड स्टाफिंग फंक्शन के जो भी एग्जीक्यूटरी प्लान्स हैं उनके ऊपर। क्यों? बिकॉज इट इज वर्किंग ऑन प्री डिटरमाइंड गोल्स ऑफ द organization, planning, it gives directions to the employees regarding the use of other resources। अब डायरेक्शन में मैं अगर आपको गाइड करूं, अगर मैं आपको, चलो लेट्स से अगर मैं आपको गाइड करती हूं कि बेटा 53 मार्क्स से 80 मार्क्स तक कैसे पहुंचना है, तो आपने क्या करना है ना, तो दिन के ऐसे इतने घंटे पढ़ाई करो। ऑफ कोर्स इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसको डेफिनेटली PW महाराष्ट्र चैनल पर देख सकते हो ऑन यूट्यूब। बट कटिंग इट शॉर्ट अगर हम बोले तो हम एक स्केड्यूल बनाएंगे, उस स्केड्यूल में मैं आपको बताऊंगी कौन सी बुक्स यूज करनी है, आपको बताऊंगी कितना टाइम आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए देना है, उसमें आपके साथ ये भी डिस्कशन होगा कि किस टाइप का प्रैक्टिस मटेरियल आपको यूज करना है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, आई एम गाइडिंग यू, आई एम मोटिवेटिंग यू टू स्टडी, एंड आई एम ऑल्सो हेल्पिंग यू रिगार्डिंग, कहाँ गया, रिगार्डिंग हैविंग अदर रिसोर्सेज बीइंग used। समझा? मूविंग अहेड, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक बार मैंने आपको बता दिया आप टाटा बाय बाय सी यू, ऐसा नहीं होने वाला है। जब जब आपको जरूरत पड़ेगी तब तब आप हमसे बात करोगे और हम आपको गाइड करेंगे। दैट इज हाउ डायरेक्शन happens। Further on, middle level management is involved in the directing of employees। टॉप लेवल इज नॉट गोइंग टू डायरेक्ट द एम्प्लॉइज, लोअर लेवल के जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं ये एग्जीक्यूट करते हैं। तो काम किसका हुआ ये? ऑफ कोर्स मिडिल लेवल मैनेजर्स का। चल, लेट अस नाउ डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। वूहू, सबसे पहले तो ये समझ लो कि अब तक हम जो बात कर रहे थे इट वाज अबाउट हमने क्या हासिल करना है, प्लानिंग में डिसाइड कर लिया। कैसे हासिल करना है, ऑर्गेनाइजेशन में हमने ऑर्गेनाइज कर लिए रिसोर्सेज, प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज, नाउ स्टाफिंग में हमने ह्यूमन रिसोर्स को भी अरेंज कर लिया। तो अब मेरे पास मटीरियलिस्टिक रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स दोनों आ गए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। अब डायरेक्टिंग में हम इस स्टाफ को बताएंगे कि ऑर्गेनाइजिंग के जो मटीरियलिस्टिक रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूज करना है। आई रिपीट, प्लान बनाया था प्लानिंग फेज में, प्लानिंग फंक्शन के प्लान के हिसाब से रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करने की बात हो रही थी, उनमें हमें पता चला हमें स्टाफ की भी जरूरत पड़ेगी, तो स्टाफिंग फंक्शन में हमने ह्यूमन रिसोर्स को भी अरेंज कर लिया। अब आते हैं डायरेक्टिंग फंक्शन पर, जहां डायरेक्शंस मिलेंगे स्टाफिंग फंक्शन में आए हुए स्टाफ को कि
ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हमने जो रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज किए थे उन्हें कैसे यूज करना है, उन्हें कहां कितना यूज करना है, जिससे प्लानिंग फंक्शन वाले प्लान को हम एग्जीक्यूट कर सके. सी हाउ दे आर ऑल इंटर रिलेटेड. सो इट इज गोइंग टू इनिशिएट एक्शन. स्टार्ट करने के लिए इनिशिएट करेगा एक्शन, आपको धक्का मारेगा. भाई सब कुछ तो लाकर दे दिया, चल अभी चल शुरू हो जा. प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू. जहां पर जितना भी आप काम करने वाले हो, आपके जैसे जितने भी बाकी के लोग काम करेंगे, हम सारे एफर्ट्स को इंटीग्रेट करेंगे. व्हाई? बिकॉज all the people are going to take directions as they are communicated. सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो वैसे ही आउटपुट देंगे जैसा उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिला है. एंड मैनेजर्स जो लीडर्स हैं, इन्होंने यही सोच के डिविजन ऑफ वर्क हुआ था. सो वर्क वाज डिवाइडेड, नाउ इट इज गिवन टू पीपल. अब तोड़ तोड़ के जो बड़े प्लान को हमने लोगों तक पहुंचाया था वो छोटे छोटे हिस्सों में हम तक वापस आ रहा है. नाउ वी आर गोइंग टू बाइंड इट टुगेदर. दैट इज वेयर इंटीग्रेशन हो रहा है, पुटिंग ऑल द एफर्ट्स टुगेदर. अब एफर्ट्स टुगेदर लाना है मतलब बॉस फैसिलिटेट्स व्हाट, कोऑर्डिनेशन. टॉप से लेकर बॉटम तक जो भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग हो रहा है, जो भी इंस्ट्रक्शंस देने का काम चल रहा है, जो भी एग्जीक्यूशन का काम चल रहा है, इन सब को एक साथ अगर लाना है तो हमें कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन की जरूरत पड़ने वाली है. एंड दैट इज हाउ डायरेक्टिंग विल कम इनटू पिक्चर. Moving ahead, now let's talk about effective utilization of resources, जिसकी वजह से हम हमारी एफिशिएंसी लेवल को बढ़ाएंगे. ये तो बाय नाउ हमारे बच्चों को समझ में आ ही चुका है. समझा है कि नहीं समझा है मुझे बता दो, जल्दी जल्दी कमेंट्स में लिखो. इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी की वजह से हमें यह समझ में आता है कि कैसे हम रिसोर्सेज को बर्बाद ना करें, कैसे अवेलेबल रिसोर्सेज को मैक्सिमम पॉसिबल लेवल पर यूज करके उनसे हम हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस लाए. सो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विल इंक्रीज द एफिशिएंसी लेवल. एंड एफिशिएंसी लेवल जब लोगों का और रिसोर्सेज का मतलब मशीन्स का बढ़ेगा तो इट विल इंप्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एंड दैट इज वेयर प्रोडक्टिविटी इज अचीव्ड. क्यों? बिकॉज प्रॉपर डायरेक्शंस मिले हैं, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, प्रॉपर गाइडेंस मिला है. जब जहां जरूरत है तब तब मैनेजर ने मदद की है. गुड लीडर नो. सी ह्यूमन एलिमेंट. सो जो मैनेजर है वो एक लीडर है. गुड लीडर मतलब क्या है? गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा, फीडबैक देगा जो कंस्ट्रक्टिव होगा एंड हेल्प करेगा ग्रो करने में, जिसकी वजह से लोगों को उनके हुनर के बारे में पता चलेगा. लोगों को पता चलेगा कि भाई आज तक मुझे नहीं लगता था कि मैं ये काम कर सकती हूं या कर सकता हूं, बट आज मैं करना सीख गया हूं या गई हूं. क्यों? बिकॉज मुझे मेरे मैनेजर ने गाइड किया, मुझे मेरे मैनेजर ने पुश किया उस हिसाब से. एंड नाउ इस वजह से हर किसी का टीम में एक दूसरे के साथ भरोसा, प्यार, मोहब्बत बढ़ने लग गया है. सो दैट बाइंडिंग ऑफ टीम मेंबर्स, वो जो बॉन्ड बन रहा है, दैट इज रिजल्टिंग इन टीम स्पिरिट. तो क्या हुआ? एक अच्छे लीडर की वजह से एम्प्लॉयज मोटिवेट हो गए. एम्प्लॉयज मोटिवेट होने के साथ साथ टीम भी अच्छी खासी बन गई और वो एक दूसरे को सपोर्ट करने लग गए. एंड एक दूसरे की जो भी हुनर है उसको एक्सप्लोर करके सब अभी ग्रो करने लग गए हैं. After this, we will talk about how directing function helps in bringing stability and coping up with the environmental changes. अब यहाँ पर है ना मैनेजर का ये रोल बहुत क्रूशियल है. क्या हो जाता है ना कि
कंपनी में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उसका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसके ऊपर असर होता है वो है एम्प्लॉय और उसकी जॉब सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी. सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजर टू ब्रिंग इन दैट स्टेबिलिटी. मैनेजर का काम बनता है कि वो एम्प्लॉयज को इस चीज का एक भरोसा दिला दे कि भाई टिल द टाइम हम आपको काम देकर आपसे काम ले रहे हैं और उसके बीच में जो भी फीडबैक, रिव्यू, जो भी ट्रेनिंग का असर है, जो भी गाइडेंस आपको मिल रहा है, जो भी टारगेट्स आपको दिए और आप उनको अचीव कर रहे हो, तब तक यू आर सेफ. अब ये स्टेबिलिटी जब आएगी तो लोग जब खुशी के मारे कंपनी के साथ जुड़े हुए रहेंगे तो दे आर ऑल्सो समवेयर मेंटली कोपिंग विद लॉट ऑफ प्रेशर. और इस प्रेशर में से एक प्रेशर जब एनवायरमेंटल चेंजेस का आता है, विच कुड बी कंपनी ने बोल दिया. एक फेज मैंने देखी थी मेरी लाइफ में जब मैंने जॉब करना शुरू किया था. सो आई वाज वर्किंग विद वन ऑफ द वेरी वेल नोन, वेल एस्टैब्लिश्ड बैंक्स ऑफ आवर कंट्री. ओके, सो एक बैंक के साथ मैं काम करती थी और तब मैंने देखा था कि देयर वाज अ शिफ्ट हैपनिंग. अ लॉट ऑफ पीपल वर मूविंग फ्रॉम डेस्कटॉप टू लैपटॉप, बट देयर वर स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल जिनको हाथ से लिखकर या टाइपराइटर यूज करने की आदत थी और उनको ये शिफ्ट डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था. लैपटॉप तक, मैकबुक तक का वो जो एक शिफ्ट है वो नहीं एडजस्ट कर पा रहे थे. दिस इज वेयर मैनेजर का काम आता है. मैनेजर इज सपोज टू गाइड, मेंटोर एंड मेक देम फील कि इट्स ओके, आप सीख सकते हो. थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा कंपेयर टू दी अदर्स, लेकिन आप कर सकते हो. तो कोपिंग विद एनवायरमेंटल चेंजेस, वन ऑफ दोज एनवायरमेंटल चेंजेस वाज इंटरनल चेंज. टेक्नोलॉजी का जो शिफ्ट आ रहा था. सिमिलरली आज के लोगों का जो प्रेशर है वो प्रेशर है कि आज का ये जो जेनजी बोलो, मिलेनियल्स बोलो, इन सब के चक्करों में एक ऐसा ग्रुप है जो ना ही वो लोग जवान हैं, ना ही वो लोग बूढ़े हैं, ना ही वो लोग रिटायर हो सकते हैं, ना ही वो और 15, 20, 25 साल ज्यादा काम करेंगे. उनका रिटायरमेंट आने ही वाला है तब तक. लेकिन उनका जो फेज है उसमें दे आर नॉट एबल टू डील विद द एटीट्यूड, द वे न्यू जॉइनीज आर कैरिंग देयर लाइफस्टाइल. वो लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये एआई चल रहा है, हम तो सारा काम खुद करते थे, हम तो हमारा दिमाग लगाते थे. ये आजकल के बच्चे तो क्या है, आते हैं कंप्यूटर में कुछ कुछ डालकर निकल जाते हैं, अपना काम कर लेते हैं. ऐसे थोड़ी होता है, हमने तो इतनी मेहनत की. तो यहां पर अगेन इट इज द शिफ्ट. और इस शिफ्ट में मैनेजर का काम बनता है टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड कि टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशंस यूज करने का मतलब ये नहीं है कि जो बंदा यूज कर रहा है वो दिमाग से उतना शार्प नहीं है, या आप अगर सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकली काम कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनकी तरह स्मार्ट नहीं बन सकते. लेकिन आपको चेंज होना पड़ेगा बिकॉज नए टाइम की ये जरूरत है. It's about helping them cope up with the change, keeping them motivated, because at the end of the day एक नया आया हुआ एम्प्लॉय उतना एक्सपीरियंस नहीं कैरी कर रहा है जितना ये लोग एक्सपीरियंस कैरी कर रहे हैं. एंड लाइक आई मेंशन्ड, एम्प्लॉयज हु आर ट्रेन्ड, हु आर ग्रूम्ड, हु आर एक्सपीरियंस्ड, दे आर द असेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, चलो इसके साथ आगे बढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड कोऑर्डिनेटिंग, विच इज द सेकेंड लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेटिंग इज वेरी सिंपल. इसमें मुझे ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत नहीं. आई एम ओनली गोइंग टू टेल यू कि हाँ भाई देखो, you know it, coordination is nothing but orderly arrangement of group efforts to provide unity of action. मतलब क्या हो रहा है, सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ एक सूत्र में बांधे रखने का काम है कोऑर्डिनेशन. बाइंडिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, putting all the functions together is coordination. To ensure, why are we doing this coordination? To ensure harmony. प्यार मोहब्बत में स्मूथ फंक्शनिंग होना चाहिए, कोई काम रुकना नहीं चाहिए, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी ग्रीवियंसेस नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से काम खराब हो. इट इंक्लूड्स ब्रिंगिंग टुगेदर. इंटीग्रेशन मतलब क्या है, ब्रिंगिंग टुगेदर द एफर्ट्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट,
जिन्होंने प्लान किया है, जिन्होंने गाइड किया है, डायरेक्ट किया है, जिन्होंने स्टाफिंग की है, व्हाटसोएवर इट इज, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट, मतलब जिसने भी जो भी जैसा भी काम किया है, सबके काम को एकजुट करके फाइनल आउटपुट फोरकास्ट करना इज व्हाट इज द वर्क ऑफ कोऑर्डिनेटिंग. इट हैज हार्मोनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इट इज कंसर्न्ड विद इंटरनल फैक्टर्स. ये भी इंटरनल फैक्टर्स के साथ कनेक्ट करता है. लोगों के बीच में, ह्यूमन रिसोर्स मतलब लोगों के बीच में हार्मनी मेंटेन करने की बात करता है. Then it's an important element of organizing which follows planning. So यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, प्लानिंग से इंस्ट्रक्शंस लेके ऑर्गेनाइजिंग काम कर रहा है. ऑर्गेनाइजिंग के बेसिस पर हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन का, क्योंकि ऑल द रिसोर्सेज वर ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्गेनाइजिंग फेज एंड उसके बेसिस पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चेक करना है. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन एज पर what is organized and as per what was planned. It is related to human resources and it's a continuous process. देखो कितनी बार हम लोगों ने continuous पढ़ा, कितनी बार हम लोगों ने पढ़ा that it is human resource के साथ related, and again it is related to all the levels of management to achieve organization का goals. ये किसी एक लेवल का काम नहीं है, because there are multiple tasks, multiple departments. हर टास्क, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड. तो इंटर रिलेटेड है तो भाई वॉट एवर लेवल पर इट इज रिलेटेड, इट नीड्स टू बी कोऑर्डिनेटेड एंड दैट इज हाउ कोऑर्डिनेशन कम्स इनटू पिक्चर. चलो आगे बढ़ते हैं. टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, to begin with we will now discuss about achieving organization का objectives. ये तो सबके लिए कॉमन है ना भाई, हमको तो पता है कि कोई भी कंपनी हो उनका एक चीज तो कंफर्म है, क्या, कि उनका एक गोल है, उस गोल को अचीव करना है. प्रॉफिट के लिए क्या गोल है, तो इट कुड बी सेल्स बढ़ाना है, इट कुड बी कस्टमर बेस बढ़ाना है, इट कुड बी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने हैं, इट कुड बी ग्रोथ चाहिए, whatever it is, but achieving organization का objectives is something which is common. अब ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए सारे डिपार्टमेंट्स, सारे रिसोर्सेज में एक तालमेल तो होना चाहिए, एंड दैट्स हाउ वी से कि अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, ये तालमेल बनाकर रखने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत है. बिकॉज अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कहीं पर भी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, कहीं पर भी विच एवर रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स और अदर रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होगा, बेस्ट यूज होगा. एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स पुट टुगेदर आई बिलीव ये कंपनी के लिए ही हो रहा है. और जब कंपनी के लिए हो रहा है तो इट इज नथिंग एल्स बट अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज अबाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. भाई coordination is going to bring in proper and streamlined instructions for implementing and clear orders जहां पर है, we are saying that it is unity of direction. हर डिपार्टमेंट को बताया गया भाई ये तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम तुम करो, तुम्हें इससे इनपुट मिलेगा और तुम इसको तुम्हारे काम का आउटपुट दोगे. ओ यस, आई हैव क्लियर आइडिया. Unity of direction, having one boss who's telling me what is required. It gives proper direction again, like I just mentioned. Chalo, moving ahead, optimum utilization, which is going to bring in higher efficiency. Higher efficiency मतलब better growth के prospect, and because of division of work, because of clarity and understanding कि क्या करना है, किसने करना है, it's going to bring in specialization. So coordination में कोई भी confusion नहीं है, everything is sorted, everything is coordinated. Hence we have optimum utilization, we are having higher efficiency, and we are also seeing specialization arising. Next is about teamwork. तो बेटा देखो, coordination है मतलब हमने लोगों को प्यार मोहब्बत में एक साथ काम करते हुए एक्सपेक्ट करना है. जहां लोग प्यार मोहब्बत से काम करने वाले हैं, टीम स्पिरिट है. टीम स्पिरिट है तो इंटरनल रिलेशंस अच्छे हैं या अच्छे हो रहे हैं, एंड जहां पर अच्छे हो रहे हैं वहां पर
टीम बिल्ड हो रही है, द बॉन्ड इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट. That's how coordination is helpful. And then talking about the market values, भाई जिस कंपनी में लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, जिस कंपनी में वेस्टेज नहीं हो रहा है, जिस कंपनी में लोग लंबे टाइम तक टिके हुए हैं, जिस कंपनी में सारे डिपार्टमेंट्स अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, उस कंपनी का ऑफ कोर्स फेल होने का चांसेस बहुत कम है. सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी देयर इज गोइंग टू बी इंप्रूविंग ऑफ, तुम बोल सकते हो इमेज ऑफ द कंपनी, इट विल ब्रिंग गुडविल एंड इट विल रिड्यूस द कॉस्ट एंड इट विल ऑल्सो सेव द टाइम, बिकॉज कहीं पर भी वेस्टेज का कोई चांस ही नहीं होगा इफ एवरीथिंग इज कोऑर्डिनेटेड एंड फॉलोड प्रॉपरली. And with this, my dear students, we move to the last function, and the last function is about controlling. What is controlling? Before understanding what is controlling, please understand that even if it is the last step, we cannot say that the functions stop here. आपको याद रखना है that it is in a cyclic pattern. So what is controlling? Controlling is the process of taking steps to bring actual results and desired results together. भाई हम बात कर रहे हैं कि हमने क्या प्लान किया था और हमने क्या हासिल किया है, और जो प्लान और जो हासिल इन दोनों का रिजल्ट्स है, क्या ये एक दूसरे से मैच कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं तो यूहू, बट अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ है दया. कंट्रोलिंग क्यों करते हैं? टू एंश्योर, टू मेक श्योर दैट द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान. कंट्रोलिंग इज नथिंग बट सेटिंग अप ऑफ द स्टैंडर्ड्स. ये हम बात करेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस. तो मैं तो बोलूं अभी इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, दिस आई विल कवर अप व्हेन आई एम डूइंग द स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस. इट इज कंसिडरिंग the internal and the external factors both to take corrective actions. अगर deviation है, अगर गड़बड़ है, अगर set target achieve नहीं हो रहा है, तो हम internal factors को भी analyze करेंगे and external factors को भी analyze करेंगे. It's the end function of the management process, but it does not end the function. It again will call for planning. It is related to all the organizational resources which help in achieving the goal, that is human resource also and the materialistic resources also. It's a process which starts once the actual plan is executed. So plan, फिर organize, फिर staff, फिर directing, then coordinating. That is where we say कि जब लोग एक्चुअली काम करना शुरू करते हैं और उसका आउटपुट आना शुरू होता है, एक्चुअल प्लान का एग्जीक्यूशन शुरू हो गया है, एंड दैट्स वेयर द कंट्रोलिंग प्रोसेस स्टार्ट्स, बिकॉज वो मॉनिटर करता है. टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज. ऑफकोर्स कंट्रोलिंग है तो ये सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट के हाथ में होगा कि क्या सही जा रहा है, क्या गलत जा रहा है, अगर सही जा रहा है तो आगे क्या करना है, गलत जा रहा है तो करेक्टिव मेजर्स कैसे होने चाहिए. नाउ विद दिस वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट and the last set of importance, and that is importance of controlling. So the very first importance of controlling is talking about having standardization maintained in terms of accuracy. अब controlling की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने तो ये देखा है that हमने जो गोल सेट किए थे, हमने जो प्लान बनाया था, हमने जो एक बेंचमार्क स्टैंडर्ड सेट किया था, द होल प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग इज एमिंग टू अचीव दैट गोल. तो एक्यूरेसी तो होनी ही चाहिए. सो बेसिकली बेंचमार्क जो सेट किया है, द बेंचमार्क विच इज सेट, उस बेंचमार्क को हमें इंश्योर करना है कि वो हासिल किया जाएगा.
दैट इज द मेन रीजन व्हाई कंट्रोलिंग कम्स इनटू पिक्चर। अगर वो बेंचमार्क हमने सेट किया हुआ है तो उस बेंचमार्क को सेट करने के बाद वी ऑल्सो नीड टू हैव मॉनिटरिंग डन, वी ऑल्सो नीड टू इंश्योर कि जो चेंजेस आए हैं, अगर वो चेंजेस हमारे फेवर में है, जो भी आउटकम आया है वो आउटकम हमारे सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है या नहीं है, नहीं है तो भाई दैट नीड्स टू बी गिवन बैक एज अ फीडबैक। स्टाफिंग टीम की कमी है तो उनको बताओ, जिसकी भी है जो भी है, बट द पॉइंट इज कि एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अगर एक्यूरेसी नहीं है तो देन दिस फंक्शन इज गोइंग टू एक्ट एज अ गाइड कि भाई हमने एक्यूरेसी के लिए एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के साथ आपके आउटपुट को चेक किया, वो आउटपुट के साथ मैच नहीं कर रहा है, देयर इज अ डिविएशन, तो इस डिविएशन से आप कैसे हटोगे, इसका गाइड। सो अ गाइड इज नथिंग बट जो भी बेंचमार्क सेट किया हुआ है उस हिसाब से आउटपुट नहीं आया है तो अभी क्या चेंजेस, कैसे चेंजेस लाने हैं, उसमें हमें कंट्रोलिंग हेल्प करेगा। फर्दर ऑन, जब हम बता रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड सेट है, जब हम कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड के हिसाब से काम आउटपुट नहीं आ रहा है, तो देन इट इज कंट्रोलिंग जो कंट्रोल करेगा कि भाई आप प्रोबेबली जिस ऑर्डर में काम होना चाहिए, जिस तरीके से काम होना चाहिए, यू आर प्रोबेबली नॉट टेकिंग इंस्ट्रक्शंस करेक्टली, और प्रोबेबली रिसोर्सेज सही तरीके से यूज नहीं हो रहे हैं, या वॉट एवर द थिंग्स आर, इंश्योर करेगा कि सारे ऑर्डर में काम हो रहे हैं एंड डिसिप्लिन के साथ हो रहे हैं। दैट्स कंट्रोलिंग। मूविंग अहेड, कंट्रोलिंग हेल्प्स इन फुलफिलिंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा अभी यहां पर तो देखो गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो प्लानिंग स्टेज में हमने सेट कर दिए थे। तो कंट्रोलिंग क्या बोलता है, जो भी प्लानिंग स्टेज में सेट किए हुए गोल्स थे वो हमें अचीव करने हैं थ्रू ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग तक पहुंचते पहुंचते इट मींस कि भाई हम मेजर करेंगे परफॉर्मेंस को कि क्या जो आउटपुट आया है वो सही है, अगेन द सेम थिंग, क्या जो आउटपुट आया है वो बेंचमार्क से मीट कर रहा है, क्या मैंने जो यूनिट टेस्ट में मार्क्स लाए थे वो और क्या मेरा जो टारगेट है वो सेम है या कम या ज्यादा है, एंड सजेस्टिंग करेक्टिव मेजर्स एज एंड व्हेन नीडेड। फर्दर ऑन, अब कंट्रोलिंग प्रोसेस फॉलो करोगे, बारंबार चेक करोगे कि क्या सही जा रहा है, कहां पर कुछ डिविएशन आ रहा है, कहां पर शॉर्टफॉल्स हैं, तो डेफिनेटली आपको यह भी पता चलेगा कि आपने क्या क्या करेक्टिव मेजर्स लेने हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बढ़ेगी, परफॉर्मेंस अच्छा होगा। नाउ जब हम सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं, हर चीज पर अगर हमारी बाज की नजर, तो देन सारे रिसोर्सेज को यूज करते वक्त भी तो हम इस चीज का खास ध्यान रखेंगे ही ना। अब खास ध्यान रखेंगे तो एवरी स्टेप, एवरी एक्शन, एवरी सिंगल रिसोर्स विच इज यूज्ड इज मॉनिटर्ड। तो अगर डिविएशन नहीं है, अगर वेस्टेज नहीं है, अगर सारी चीजें बराबर है, मतलब कंट्रोलिंग ने अपना काम बराबर किया है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज आर डन करेक्टली। अब कंट्रोलिंग ने बराबर किया है मतलब क्या है कि कंट्रोलिंग में हमने ये देखा है कि डायरेक्शन फेज रहने दो, ऑर्गेनाइजिंग फेज रहने दो, प्लानिंग रहने दो, स्टाफिंग रहने दो, हर किसी ने अपना काम सही किया है, बिकॉज कंट्रोलिंग तो सिर्फ चेक कर रहा है, बट किसके एक्शंस थे ये, हर उस फंक्शन के जिसमें रिसोर्सेज इन्वॉल्व थे। अब रिसोर्सेज तो हर फंक्शन में इन्वॉल्व है, मतलब हर फंक्शन में अपना काम जो है वो सही किया गया हुआ है। अब कंट्रोलिंग इज गोइंग टू फैसिलिटेट, हेल्प एंड मेंटेन कोऑर्डिनेशन। भाई सारे ही फंक्शंस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कंट्रोलिंग फंक्शन तो चेक कर रहा है कि सबने काम बराबर से किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कैसे करवाया जाए। तो इट्स ऑब्वियस, इट्स नेसेसरी, इट्स कंपल्सरी कि देयर आर टीम्स एंड डिपार्टमेंट्स वर्किंग इन कोऑर्डिनेटेड वे। कोऑर्डिनेशन के साथ अगर ये काम करेंगे तो ही एंड रिजल्ट वो होगा जो हमने सेट किया था। तो एक्चुअल्स तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग जब चेक करेगा और सारी चीजें अगर सही मिलेंगी, मतलब कोऑर्डिनेशन
है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई भी गड़बड़ है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। तो कंट्रोलिंग फंक्शन फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑल्सो। मूविंग अहेड, ह्यूमन एलिमेंट में कंट्रोलिंग का बहुत बड़ा हाथ है। कैसे? तो कंट्रोलिंग में एम्प्लॉय को इस नजर से देखा जाता है कि भाई या तो आप परफॉर्म करोगे या तो आप परफॉर्म नहीं करोगे। अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो आप या तो ओवर परफॉर्म करोगे या तो आप परफॉर्म करोगे, मतलब जो कहा गया है आप उतना अच्छे से कर रहे हो लेकिन ज्यादा नहीं कर रहे हो। एंड दूसरी केस थी कि आप अंडर परफॉर्म कर रहे हो। अंडर परफॉर्म मतलब क्या है कि यू आर नॉट परफॉर्मिंग एज रिक्वायर्ड। सो अगर आप ओवर परफॉर्म या परफॉर्म कर रहे हो तो अच्छी बात है, वेरी गुड। उस हिसाब से स्टाफिंग में आपका कॉम्पेंसेशन बढ़ेगा, टॉप मैनेजमेंट आपको प्रमोशन देगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो कैसा कनेक्टेड है। कंट्रोलिंग ने मेजर किया आपके परफॉर्मेंस को, अब आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको अच्छा अच्छा रिटर्न्स मिलने वाला है। लेकिन अगर आपने अंडर परफॉर्म किया है तो इट हैज टू गो टू यू बैक, आपको फीडबैक मिलेगा। फीडबैक के बेसिस पर आपको इंप्रूव करना पड़ेगा एंड आपके इंप्रूवमेंट के बेसिस पर अगेन स्टाफिंग टीम के पास आपका रिपोर्ट जाएगा। और इन सब में आपको गाइड, मेंटोर, इंस्ट्रक्ट, सुपरवाइज करने के लिए डायरेक्टिंग फेज बीच में आएगी। स्टाफिंग टीम, डायरेक्टिंग टीम, कंट्रोलिंग टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और ये सब मिलके जो भी प्लानिंग फेज में आपके लिए टारगेट सेट किया था उस हिसाब से रिजल्ट्स मांग रहे हैं। ओ माय गॉड, सिर्फ मुझे मोटिवेट करने के पीछे उस एम्प्लॉय ने यही सोचना चाहिए, सारे के सारे फंक्शंस लगे हुए हैं। सो द होल पॉइंट इज प्लान किया हुआ, ऑर्गेनाइज किया हुआ, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, देखो ये सब कुछ कंट्रोलिंग फेज तक आकर इवैल्यूएशन में ही रुकेगा। फर्दर ऑन साइकोलॉजिकल प्रेशर। अब साइकोलॉजिकल प्रेशर हर एम्प्लॉय के ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर होता ही है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रेशर नहीं रहा तो एम्प्लॉय है ना विल नॉट बी कमिटेड टू द वर्क, विल नॉट परफॉर्म। वो तो मतलब ढीला हो जाएगा, ठीक है हमारी कंपनी में चल जाता है जी, नहीं। सबसे पहले तो ऑन अ गुड नोट, इन द राइट अमाउंट, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होना चाहिए कि अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो मेरी कंपनी मुझे उस चीज के लिए डांट जरूर सकती है, नौकरी से भी निकाल सकती है। यू नेवर नो, आजकल तो छोटी छोटी चीज पे बोल देते हैं और एक को नहीं, दो को नहीं, हजारों लोगों को बोल देते हैं आप निकल जाओ घर पे। सो साइकोलॉजिकल प्रेशर टू परफॉर्म इन अ गुड वे शुड बी कि अगर मैं परफॉर्म करूं तो मुझे बेनिफिट्स भी काफी सारे हैं, लेकिन अगर परफॉर्म नहीं करूं तो गड़बड़ भी हो सकती है। दिस इज जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन in performers and non performers and telling the non performers के दिक्कत हो सकती है, please get motivated। and for people who are just the performers, उनको ये बताने के लिए कि भाई चलो अभी और थोड़ा अच्छे से काम करो करके, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, बस दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्डिंग गुड कॉर्पोरेट इमेज। अब आप सारे फंक्शंस अभी तक के ढंग से करते आए हो, उन फंक्शंस की बदौलत अब आप जब तुम्हारा जो भी कुछ रिजल्ट्स आने वाला है इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, आप जब वो मॉनिटर करते हो, मॉनिटर करने के बाद उसमें कुछ डिफरेंसेस है कि नहीं, डिफरेंसेस है तो क्यों है, कैसे हट सकते हैं, ये ढूंढते हो, फिर उसके ऊपर काम भी करते हो, उसके बाद आपका रिजल्ट भी बेटर करते हो और उसके बाद आपका ओवरऑल रिजल्ट कंपनी का भी अगर अच्छा आ रहा है तो ये सारी चीजें आपके ब्रांड इमेज के लिए बहुत अच्छी है। बट ये तभी सिर्फ पॉसिबल है जब कंपनी में कंट्रोलिंग फंक्शन को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। मूविंग टू द लास्ट टॉपिक। ओके, बिफोर I say that we are moving to the last topic, I would want to say that इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बताने वाली हूं जिसकी वजह से आपके दिमाग पर जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है ना, वो भाई हर फंक्शन के 10-10 पॉइंट्स है, कैसे करूंगी, कैसे इतना सब याद रहेगा, वो कम होने वाला है। तो इस स्लाइड के बाद आएंगी वो स्लाइड, सो प्लीज make sure that you pay attention to those slides also. Okay,
नाउ कंट्रोलिंग प्रोसेस एक 5 स्टेज प्रोसेस है, वेयर इट स्टार्ट्स विद इस्टेब्लिशिंग द स्टैंडर्ड्स। हम क्या कर रहे हैं, हम स्टैंडर्ड्स सेट कर रहे हैं। व्हेन आई से इस्टेब्लिशिंग द स्टैंडर्ड्स, इट इज नथिंग बट सेटिंग द स्टैंडर्ड्स। अब स्टैंडर्ड सेट करना मतलब क्या है कि भाई हम डिसाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वाज प्लान्ड। हाँ, हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा टारगेट, हमारा गोल, हमारा जो भी एम है उसका क्या क्वालिटी होना चाहिए, प्रोडक्शन की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, डिलीवरी की कितने डेज में वो डिलीवरी हो जानी चाहिए, ये टारगेट रखना है। अगर मैं कस्टमर्स की बात करूं तो मेरे कितने कस्टमर्स मैंने केटर करने हैं। So there should be a what do you say measurable number, और उसे कहते हैं establishing standards. So define performance metrics. जैसे you in our example were talking about आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं, बट अच्छे का कोई एक वैल्यू होना चाहिए। सो आई वॉन्ट फुल मार्क्स, तो फुल मार्क्स है तो 80 मार्क का थियरी पेपर है, 80 में से 80 चाहिए। पूरा पेपर बात कर रहे हो, 100 मार्क्स का पेपर है तो 100 में से 100 चाहिए। सो नाउ यू आर हैविंग अ कंप्लीट क्लियर सेट टारगेट। अब आपके सामने एक टारगेट है। नेक्स्ट, आप मेजर करने वाले हो परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट सेट करने के बाद आप क्या करने वाले हो। सो आपका टारगेट था साल शुरू होने के वक्त 80 ऑन 80, 20 मार्क्स तो फाइनल एग्जाम्स के टाइम पर बात करेंगे, फिलहाल 80 ऑन 80। अब 80 ऑन 80 इज 100%, लेकिन जब आपकी फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुई एंड यूनिट टेस्ट जब 40 मार्क की थी, आपको 40 में से 20 आए, मतलब यू हैव रीच्ड ओनली 50% ऑफ योर सेट टारगेट्स। तो भाई मेजरिंग परफॉर्मेंस, आपके 50% आए हैं, आपको 100% चाहिए थे। यू आर मेजरिंग द परफॉर्मेंस, सिर्फ इस चीज को देख रहे हो कि कितना आया है। नेक्स्ट इज कंपेयरिंग। सो आई विल राइट इट डाउन फॉर यू ऑल। से अपन है ना एक नया स्लाइड ले लेते क्या, और आई विल राइट इट डाउन हियर ओनली। स्टेप 1 क्या बोल रहा था, 1 सेकेंड। स्टेप 1 क्या बोल रहा था कि आई हैव डिसाइडेड व्हाट 100 ऑन 100 और से 80 ऑन 80। स्टेप 2 में क्या हो रहा है, स्टेप 2 में यू आर टॉकिंग अबाउट योर रिजल्ट, यू आर ओनली मेजरिंग योर परफॉर्मेंस, तो दिस इज 100%। फिर आया आपका यूनिट टेस्ट का रिजल्ट। यूनिट टेस्ट का रिजल्ट जो आया उसमें आपको मिले हैं 20 मार्क्स आउट ऑफ 40, विच इज नथिंग बट 50%। ओके, अब स्टेप 3 में जाते हैं। स्टेप 3 क्या बोल रहा है, कंपेयर योर परफॉर्मेंस। तो मुझे किस में कंपेयर करना है, मेरे स्टेप 1 में और स्टेप 2 में। तो स्टेप 1 100 था, स्टेप 2 50 है, 100 तो बड़ा है भाई, मतलब बैलेंस आउट नहीं हुआ है। I have compared and I see that there is a difference. अब बढ़ेंगे आगे। अब डिफरेंस है तो एनालाइज द डिविएशन। एनालाइज किया मैंने डिविएशन, 50% का डिविएशन है, मतलब भाई मेरा प्रॉब्लम यह है कि मुझे फुल मार्क्स चाहिए थे लेकिन सिर्फ आधे आए हैं, क्यों आए हैं। तो डिविएशन इज, अरे सबसे पहले तो मैंने ना शीतल मैम के लेक्चर्स ही नहीं लिए थे। अगर मैं पहले से ही शीतल मैम के लेक्चर्स लेता या लेती तो मेरे मार्क्स तो डेफिनेटली फुल होने वाले थे। एंड नॉट जस्ट शीतल मैम के, बट पीडब्ल्यू पे बाकी के भी जो लेक्चर्स आ रहे हैं इमाद सर, सूरज सर के, वो भी। तो अब चलो, अभी रियलाइजेशन हो गई ना आप लोगों को, तो नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं करना। सेकेंड डिविएशन के अब लेट रियलाइज हुआ है, लेकिन रियलाइज होने के बावजूद आप हल्के में ले रहे हो चीजों को। आप अभी भी व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर दोस्तों के साथ इधर उधर फलाना ढिमकाना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और आप अभी भी सेल्फ स्टडी पर टाइम नहीं खर्च कर रहे हो। ओ माय गॉड, यू आर वेस्टिंग एंड नॉट इन्वेस्टिंग। ओके, आई हैव गॉट द सेकेंड डिविएशन ऑल्सो। तीसरा,
आई एम नॉट राइटिंग एंड प्रैक्टिसिंग, मैं तो सिर्फ रट रट के प्रैक्टिस कर रहा या कर रही हूं। अरे यार, ये तीन तीन प्रॉब्लम्स एज डिविएशन मुझे मिल गए हैं। सो मेरा स्टेप 4 क्या बोलता है, अब मैं यहां लिख रही हूं स्टेप 4 क्या बोलता है कि वर्बल पढ़ाई चल रही है, इंटरनेट is a problem, books is a problem and lot of other things। verbal की जगह पर अपन बोलते हैं चलो not writing, है ना, लिख के प्रैक्टिस करना है, नॉट राइटिंग, ओरली प्रैक्टिस करो, तो वो गलत है। तो डिविएशंस मुझे पता चल गए हैं। सो दैट इज द फोर्थ वन, एनालाइजिंग द डिविएशन। अब स्टेप 5 क्या बोलता है, स्टेप 5 बोलता है टेक करेक्टिव एक्शन। तो क्या करना है, स्टेप 5 बोल रहा है टेक करेक्टिव एक्शन, मतलब शीतल मैम जो बोल रहे हैं वो सुनो, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सेल्फ स्टडी। हर रोज लिखकर प्रैक्टिस करो, हर रोज इंश्योर करो कि आप नॉट मोर देन 1 to 1.5 आवर्स यहां पर टाइम पास करोगे, चैट्स में बिगाड़ोगे। एंड देखो फिर कमाल, ये तो बस कुछ चीजें हैं, बाकी की और भी चीजें हैं, वो तो खैर बाद में हम लोग दूसरे क्लासेस में जब आप अटेंड करोगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा, बट मोटा मोटी ये चीजें हैं, ये तो मैंडेट करनी ही है बेटा आपको। एंड दैट्स हाउ वी से वी हैव टेकन करेक्टिव एक्शन। अब करेक्टिव एक्शन लेने के बाद क्या होगा, आपकी यूनिट टेस्ट के बाद आपका एक और कोई भी जो टेस्ट होगा, भले पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर होने दो, स्कूल में होने दो, कहीं और आप कोचिंग कर रहे हो वहां पर होने दो, खुद ही बैठ गए अपना होम ट्यूशंस की जैसा खुद ही कर लिया और अपने स्कूल में जाके टीचर को बता दिया, व्हाटसोएवर इट इज, लेकिन आपने वापस खुद को इवैल्यूएट किया। मतलब क्या हुआ, आपने जो स्टैंडर्ड रखा था आपने शायद वो चेंज किया ही नहीं है, और आप अब वापस इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स के साथ आपका परफॉर्मेंस सेकेंड टाइम मेजर कर रहे हो। तो यार अब की बार इट्स नॉट 20, इट इज 35। वाओ, मेजरिंग परफॉर्मेंस 35, कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस 35 बोलेगा तो अभी भी 5 मार्क फुल के लिए कम है, मतलब थोड़ी मेहनत कहीं कम पड़ रही है। नाउ यू विल एनालाइज योर डिविएशंस। ओके, अब मुझे मेरा कच्चा पक्का आंसर कैसे पक्का करना है उसकी जरूरत है, बाकी का सब कुछ मैंने साइड में कर लिया। ओके, एंड नाउ यू स्टार्ट टेकिंग एडवाइस फ्रॉम द टीचर्स एंड यू स्टार्ट डूइंग बेटर, एंड देयर विल बी वन डे जब आप फाइनल एग्जाम का रिजल्ट लोगे तो आपको मिलेगा फुल मार्क्स। ये दैट इज करेक्टिव एक्शन एंड दैट इज हाउ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म वर्क्स। समझा आप लोगों को? इतने अच्छे से समझा है तो समझना ही चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द कंट्रोलिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेज इज डन, यू कैन नॉट फॉरगेट कि इट हैज टू गो इन कंटिन्यूएशन, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आ रही हूं। सो फीडबैक लेकर उसके आगे परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना, एंड उस परफॉर्मेंस को फिर टटोलना, टटोलने के बाद फिर गड़बड़ है तो उसको सुधारना, एंड उसके बाद फिर टटोलना, इज अ साइक्लिक प्रोसेस एंड इट हैज टू गो ऑन एंड ऑन एंड on. With this, my champions, I now bring you to the comments. अब ना हमने बहुत पढ़ लिए यार पॉइंट्स, कितने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए, 6 फंक्शंस, हर फंक्शन के 10-10 इंपॉर्टेंस के पॉइंट, 60 पॉइंट्स कौन याद रख बे। तो हमने क्या किया है, कॉमन बेसिस उठाया है एंड उनका हर फंक्शन के लिए कैसा एप्लीकेशन है वो यहां पर आपको टेबल में डालकर दिया हुआ है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमने ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस में पढ़ लिया, एफिशिएंसी की बात सारे फंक्शंस में कर ली, कोऑर्डिनेशन हार्मनी ऑलमोस्ट ऑल, गोल अचीवमेंट all, human factors most of them, stability discipline a few of them। तो अब इससे आपको एक समरी मिल जाएगी कि कौन से फंक्शंस के लिए आप कौन से पॉइंट्स लिख सकते हो। अगर खुद का आंसर खुद बिल्ड करने की चाह रखते हो तो ये आप कर सकते हो। जैसे एवरी फंक्शन एम्स टू इंश्योर, ह्यूमन रहने दो या मटीरियलिस्टिक नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज रहने दो, उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन एंड दैट इज नोन एज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तो यहां पर आप लिख सकते हो एवरी फंक्शन इज टॉकिंग अबाउट इट, है ना। तो कोई भी फंक्शन के बारे में अगर बात होती है, किसी भी फंक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन रहने दो या इंपॉर्टेंस रहने दो, आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लिख सकते हो।
Further on, enhancing efficiency, whether be it through administrative efficiency in organizing or setting clear path in planning, all functions are designed to improve overall performance of the organization. So mota moti I understand idhar bhi we are talking about every function, but स्पेशल टिप्पणियां दी हुई है. सेटिंग ऑफ क्लियर पाथ is planning, and secondly administrative efficiency is organizing. तो जब प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बारे में लिखोगे इन टर्म्स ऑफ एनहांसिंग एफिशिएंसी तो आपको ये दो कीवर्ड्स यूज करने हैं, बाकी का सबके लिए जनरल आप लिख सकते हो. Then talking about coordination and harmony, primary goal to have coordination and integrate into the cohesive team spirit to maintain peaceful environment is the total thing. मतलब I also understand कि ये भी सबके लिए valid है. Okay, every function and common. चलो नेक्स्ट इज अचीविंग द गोल. ये तो मतलब कुछ पढ़ने की कुछ समझाने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने बोलना चाहिए मैम ये तो एवरी फंक्शन ही आएगा, बिकॉज हम गोल अचीव करने के लिए ही तो फंक्शंस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं. फर्दर ह्यूमन फैक्टर एंड मोटिवेशन. अब ह्यूमन फैक्टर एंड मोटिवेशन अगेन लाइक आई मेंशन्ड वी कैन नॉट फॉरगेट के हर रिसोर्स को यूज करने के लिए ही वी रिक्वायर ह्यूमंस. सो ह्यूमन फैक्टर और उसको मिलने वाली मोटिवेशन इज डेफिनेटली फॉर एवरी फंक्शन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टेबिलिटी एंड डिसिप्लिन. अब स्टेबिलिटी एंड डिसिप्लिन में हम अगर बात करें अबाउट डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ setting, following and taking instructions, so then by clarifying authority and setting standards it happens in controlling. The functions provide stability needed to cope up with the environmental changes. So mota moti this is more of controlling, but if you remember हमने इसी के बारे में ऑर्गेनाइजिंग में भी बात की हुई है, डायरेक्टिंग में भी बात की हुई है, एंड टू एन एक्सटेंट वी हैव आल्सो स्पोकन अबाउट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजिंग. सो ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर द थ्री फंक्शंस विच टॉक अबाउट स्टेबिलिटी एंड डिसिप्लिन ज्यादा करके, एंड दैट इज हाउ यू गेट अ रफ बट अ डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन पॉइंट्स. Then I would tell you that we are also having Arohan batches which will definitely help you in a much detailed way. जो YouTube पर ही free batches है, आप ये स्कैनर नोट डाउन कर लो. इन स्कैनर की बदौलत आपको आपके बचे हुए सारे जो भी डाउट्स है उनके लिए लाइव कॉन्वर्सेशन आप कर सकोगे हमारे साथ, एंड वी विल बी एबल टू गाइड यू इन अ मच बेटर वे. एंड गोइंग अहेड, so champions, with this I would like to sign off today. Thank you so very much and do let us know कि कौन से चैप्टर को लेकर आपको वन शॉट बहुत 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 ज्यादा अर्जेंट है, हम आपके लिए उसको प्रायोरिटी पे बना देंगे. Until I see you next time, tata and bye bye.